हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बच्चों आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों आज की क्लास में जो है हम हरियाणा पुलिस का जो है 2018 में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे और ये सिर्फ नंबर 1 में आपका हुआ था। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि जनवरी में आपका जो है एग्ज़ाम जो है आपका हो सकता है हरियाणा पुलिस का, और इससे पहले आपका पीएमटी लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की जो है क्लास में बच्चों हम करेंगे 2018 का सिर्फ नंबर 1 का जो है क्वेश्चन पेपर जो आपका हुआ था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, खालिस्तान को भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में मुक्केबाज आते हैं। तो मिनी क्यूबा जो है किसको कहा जाता है, भिवानी, अंबाला, करनाल या फिर पलवल। तो बच्चों मिनी क्यूबा है बॉक्सिंग जो हाउस है, बॉक्सिंग हब है, वो हमारा क्या है, भिवानी में है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो भिवानी में जो इंपॉर्टेंट जो बॉक्सर हुए हैं आपके विजेंद्र सिंह हुए हैं, विकास कृष्ण जो है यादव, अखिल कुमार, जितेंद्र कुमार और कविता चहल, ये सारे जो बॉक्सर है वो क्या है, भिवानी से हैं। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, मिनी क्यूबा कहा जाता है भिवानी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा, खसरा और रुबेला जो है खालिस्तान द्वारा होता है। तो बच्चा जो रुबेला जो है उसको जो है उसका जो दूसरा नाम जर्मन जो है खसरा भी इसको बोला जाता है। और 3 दिवसीय जो है खसरा आपका ये इसको हम बोलते हैं 3 दिवसीय खसरा या जर्मन खसरा रुबेला को कहा जाता है। तो रुबेला और खसरा जो है बच्चों ये किसके द्वारा होता है, जीवाणु, प्रोटिस्टा, कवक या फिर विषाणु। तो जो आपका खसरा और रुबेला है वो विषाणु जनित जो है रोग है और एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है के संपर्क में आने से फैलता है आपका संक्रामक रोग। ठीक है, क्योंकि जो बच्चों जैसे चीखते हैं या फिर जो जो रोगी व्यक्ति है उसके जो मुख से या नाक से जो आपके जो बूंद होते हैं, ठीक है, तो वो जो है हवा के माध्यम से जो है फैलते हैं, तो इसको जो है संक्रामक रोग हम कहते हैं। तो विषाणु जो है आपका है, विषाणु से होता है, वायरस जो है जनित रोग है आपका खसरा रुबेला। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट जो है देख लेते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें है बच्चों एक श्रृंखला आपको दे रखी है और इसमें ये बताना है कि 1, 3 और 7 है, एक साथ आने हैं और 7 बीच में होना चाहिए और 1 और 3 आपके दोनों साइड में होनी चाहिए। तो 7 बीच में और उसके साइडों में 1, 3, तो 7 बीच में पहला वाला 7 तो है नहीं, दूसरा वाला 7 ये बच्चों है 7 बीच में है और 1, 3 इसके साइड में है, एक पेड़ ये बन गया। तीसरा वाला ये चौथा वाला ये भी नहीं है, फिर बच्चों 7 यहाँ पे है और इसके साइड में भी 1, 3 है, तो एक पेड़ ये बन जाएगा। यहाँ ये वाला भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और एक पेड़ बच्चों आपका ये है। ठीक है, तो कुल मिला के जो है 3 पेड़ बनते हैं जिसमें बीच में 7 और साइडों में जो है 1 और 3 है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया था। 11th और 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन आपका इसमें। ठीक है, इसको हम करते हैं। तो इसमें 10 जो है एच की एक आदर्श कुंडली 5 ओम के एक प्रतिरोध और 5 वोल्ट की एक बैटरी के साथ श्रृंखला में जुड़ी है। कनेक्शन के 2 सेकंड के बाद परिपथ जो है जो आपका सर्किट है उसमें बहने वाली विद्युत जो है धारा जो इलेक्ट्रिक करंट हमें एम्पियर में बताना है। तो बच्चों ये डायरेक्ट जो है फॉर्मूले पे जो है बेस क्वेश्चन है। इसमें जो 10 एच का मतलब क्या है, कुंडली का जो प्रेरकत्व है, जो 5 जो ओम है ये आपका रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, आर की वैल्यू है। ठीक है, और जो 10 एच है बच्चों ये क्या है, कुंडली का प्रेरकत्व और इसको एल से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे एल की जो वैल्यू वो क्या दी गई है, ये आपकी क्या है बच्चों, 1 मिनट रुकना, ये एल की वैल्यू है, ये जो है रेजिस्टेंस आर की वैल्यू है बच्चों, वोल्ट है, ये वी की वैल्यू है बच्चों, और कनेक्शन के 2 सेकंड के बाद परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा बतानी है। तो विद्युत धारा आई की वैल्यू हमें बच्चों निकालना है। इसमें 2 सेकंड है, टाइम हमारे पास कितना दे रखा है, टाइम 2 सेकंड है टी। तो इसमें रेजिस्टेंस 5 ओम दे रखा है, वोल्ट दे रखा है बच्चों 5 वी दे रखा है, एल की वैल्यू 10 एच दे रखी है। तो इसमें इन सभी जो है क्रम से रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट का, क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई की रेज टू पावर माइनस आर टी अपॉन एल, आर टी अपॉन एल, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। तो इसमें जो है हम सारी वैल्यूज रखेंगे। आई नोट क्या होता है, आई नोट का मतलब होता है वी अपॉन आर। ठीक है, तो वी अपॉन आर क्या होता है, आई नोट। तो बच्चों यहाँ पे वी कितना है, वी 5 है और आर कितना है, आर भी 5 है। तो दोनों 5 से 5 कटेंगे तो आई नोट की वैल्यू आई 0, यहाँ पे इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगी, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे 1 माइनस ई की रेज टू पावर माइनस आर। बच्चों माइनस आर कितना है हमारा 5 है, टी कितना है हमारा 2 सेकंड है, एल कितना है, एल 10 है। तो ये भी 5 दूनी 10 से 10 कट गया, ये भी 1 आ गया। तो बच्चों ये 1 हो गया और ये सारा क्या बन गया, ये 1 आ गया। तो ई की रेज टू पावर माइनस 1, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 1 माइनस ई की रेज टू पावर माइनस 1, 1 माइनस ई की रेज टू पावर माइनस 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको ये जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आई इक्वल टू आई नोट इंटू 1 माइनस ई की रेज टू पावर माइनस आर टी अपॉन एल, ये आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो बच्चों पूरे जो है 100 क्वेश्चन में से कुछ जो आपके 3 से 4% जो है तक जो आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा वेटेज नहीं होता डिफिकल्ट क्वेश्चंस का। तो कुछ क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट पूछे जाते हैं, जैसे एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था, हालांकि बच्चों जो फिजिक्स जो जिसके पास सब्जेक्ट है वो उन्होंने तो आसानी से कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है मैथ का है, 2n लेस देन n का फैक्टोरियल, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, तो Pn सत्य है n के किस मान के लिए। बच्चों जब हम n की वैल्यू यहाँ पे ये जो है यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 और लेस देन 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो 2 लेस देन 1। तो क्या 2 लेस देन 1 होगा, तो ये बिल्कुल रॉन्ग होगा, 2 तो ग्रेटर देन होता है 1। ठीक है, तो ये रॉन्ग होगा, तो n की वैल्यू 1 पे नहीं होगा, ये सेटिस्फाई। n की वैल्यू जब हम बच्चों 2 रखते हैं तो 2 n की वैल्यू 2 रखेंगे, लेस देन 2 का फैक्टोरियल और 2 2 जा 4 और बच्चों 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 इंटू 1, तो 4 लेस देन कितना आ गया हमारा 2। तो क्या 4 लेस देन 2 है, तो ये गलत होगा, तो ये 2 पे भी सेटिस्फाई नहीं होगा। 3 पे देख लेते हैं, यहाँ पे n की जगह 3 रखेंगे, लेस देन 3 का फैक्टोरियल, तो 6 लेस देन 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 2 और 1 तक पहुँच जाएंगे। ठीक है,
तो 6 लेस देन बच्चों ये 3 टू जा 6, क्या 6 लेस देन 6 होता है? नहीं, तो 6 तो इक्वल होता है 6 के, तो ये भी 3 पे भी ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। और 4 पे देख लेते हैं बच्चों, 2 इंटू 4 लेस देन 4 फैक्टोरियल, तो 8 लेस देन 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो p की वैल्यू हमने क्या रखी है 4, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 × 12 = 24 आ जाएगा ये आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो आपका ऑप्शन क्या है, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4, तो इनमें से कोई नहीं आएगा, तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का जो है छड़ी नृत्य किस त्यौहार से संबंधित है? तो बच्चों बताओ छड़ी नृत्य है वो किस त्यौहार से संबंधित है? तो तीज से, नवरात्रि से, गुगा नवमी से, या फिर होली से। तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, जो छड़ी का जो नृत्य है, जो एक छड़ी होती है और उस पर उसको लेके जो है नृत्य किया जाता है, तो गुगा नवमी जो त्यौहार हमारा आता है, ठीक है। तो गुगा नवमी त्यौहार पे किया जाता है छड़ी का नृत्य, पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और बच्चों गुगा नवमी जो त्यौहार है वो भादवी में आता है, जिसको हम भाद्रपद बोलते हैं। भाद्रपद ये जो कृष्ण जो है पक्ष जो है उसकी नवमी को मनाया जाता है, ठीक है। क्या गुगा जो है नवमी, और बच्चों नाग देवता से रिलेटेड त्यौहार है आपका ये गुगा नवमी, किससे? नाग देवता जो है उससे रिलेटेड है, ओके। और इसमें छड़ी का नृत्य किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका मैथ का है, 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है आपका ये। तो इसमें ABC जो है 3 समुच्चय दे रखे हैं, 3 सेट दे रखे हैं बच्चों हमें। इसमें A क्या है? सबसेट है B, और B क्या है? सबसेट है C का। मतलब A जो है ना वो आ जाता है B में, मतलब A सबसेट है B का तो B बड़ा होगा, और B सबसेट है C का तो सबसे बड़ा क्या होगा? C। तो इसमें बच्चों हम मान लेते हैं, जैसे हम सेट A मान लेते हैं, जैसे सेट C मान लो, सबसे बड़ा पहले क्या होगा? 1 2 3 4 5 तक मान लेते हैं। जैसे सेट C B है उसको मान लेते हैं 1 2 3 4, A को हम मान लेते हैं 1 2 3। तो इसमें देखो A तो क्या है? सबसेट है B का, और B क्या है? सबसेट है C का। मतलब A के जितने भी एलिमेंट है सारे B में आ रहे हैं, और B के जितने भी एलिमेंट हैं सारे C में आ रहे हैं। तो A B का सबसेट है, B C का सबसेट है। तो इसमें इनको जो देखते हुए हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें कौन सा सही है ये देखना है। सबसे पहले बच्चों A यूनियन B, तो यूनियन में तो बच्चों सभी एलिमेंट आ जाते हैं। A और B को जब हम देखें तो सारे जो एलिमेंट A और B में मैक्सिमम कितने हैं? 1 2 3 4 तक है। तो A यूनियन B तो हमारा कितना आ गया? 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया 1 2 3 4। तो ये 1 2 3 4 सबसेट है C का। तो क्या ये 1 2 3 4 सबसेट है C का? तो C में तो 5 तक एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 ये इस सारे में आता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। फिल्म पगड़ी द ओनर में अपनी भूमिका हेतु खालिस्तान को सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। तो बच्चों हरियाणा की जो फिल्म है पगड़ी द ओनर, हरियाणवी फिल्म, इसमें सर्वश्रेष्ठ सहायक जो है कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है नेशनल फिल्म जो अवार्ड किसने जीता? उषा शर्मा, बलजिंदर कौर, शीला पहल या सुमित्रा हुड्डा। तो बलजिंदर कौर ने जीता बच्चों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसके जो इस फिल्म के जो निर्देशक राजीव भाटिया है, कौन है? राजीव भाटिया जो है इस फिल्म के निर्देशक है, और बलजिंदर कौर ने ये पगड़ी द ओनर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता बच्चों। 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये आपके थे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। 2018 का राष्ट्रमंडल खेल खालिस्तान में हुआ। तो बच्चों कहाँ पे हुआ 2018 के राष्ट्रमंडल खेल? तो ये आपके हुए थे बच्चों कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड और आपका गोल्ड कोस्ट में आयोजित करवाए गए थे 2018 के राष्ट्रमंडल खेल। तो इसका 4 आंसर आएगा। और बच्चों 2022 के जो है राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे हुए? तो 2022 के जो है आपके बर्मिंघम में हुए बच्चों। कहाँ पे हुए? बर्मिंघम, ठीक है। बर्मिंघम कहाँ पे पड़ता है? यूनाइटेड किंगडम मीन्स इंग्लैंड में पड़ता है। तो इंग्लैंड के जो है बर्मिंघम में आयोजित करवाए गए 2022 के कॉमनवेल्थ गेम, जिसको राष्ट्रमंडल खेल भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। और बच्चों इस 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में जो हमारी पोजीशन कौन सी थी? हमारी पोजीशन कौन सी थी 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में? तो 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में इंडिया जो है 4th पोजीशन पे थे, और कुल मिलाकर बच्चों 61 पदक जीते थे इंडिया ने, ठीक है। तो कुल मिलाकर 61 पदक जीते, और बच्चों 22-23 के बीच में 16। इसका मतलब क्या हुआ कि गोल्ड इंडिया ने जीते 22, ब्रॉन्ज जीते मतलब कांस्य पदक जो जीते आपके 23, और सिल्वर पदक जो है रजत पदक जीते थे 16। 2022 के जो है राष्ट्रमंडल खेलों में 4th पोजीशन इंडिया की 61 पदक बच्चों, गोल्ड जीते 22, 22-23 के बीच में 16, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका जाएगा गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, ठीक है। और बच्चों इसमें जो पहली पोजीशन किसकी थी 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में? पहली पोजीशन आपकी रही ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। दूसरी आपकी इंग्लैंड की रही, तीसरी पोजीशन कनाडा की रही, ठीक है। और 4th पोजीशन हमारे इंडिया की रही, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने कितने पदक जीते? सबसे टॉप 179, 176 इंग्लैंड ने जीते, और बच्चों कनाडा ने जीते थे 92, और 61 जो पदक हमारे थे, ठीक है। तुम्हारी 4th पोजीशन तो ये हो गया। अब बच्चों 2000 जो है 22 के तो हो चुके, 2000 जो है अगले जो है, जैसा कि हम जानते हैं हर 4 साल में कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए जाते हैं। 2000 जो है 22 के बाद अगले जो है 4 साल बाद 2026 के होंगे, और ये अगले जो है बच्चों ये आयोजित होंगे ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे होंगे? और ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ पे होंगे? विक्टोरिया में। तो विक्टोरिया नामक प्लेस में जो है आपके आयोजित होंगे 2026 के कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेल। तो ये बच्चों ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि स्क्रीन पे नहीं आ रहा है बच्चों।
तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें बताना है कि संसद में विधेयक की प्रस्तुति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो बच्चों जब संसद में विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उससे रिलेटेड जो है कौन सा जो है आपका सही है, ठीक है। तो इसमें पहला है वित्त विधेयक सर्वप्रथम संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या ऐसा सही है बच्चों? तो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सभी विधेयकों के लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन अनिवार्य है। तो जितने भी विधेयक होते हैं तो राष्ट्रपति का अनुमोदन जो है उसमें अनिवार्य होता है, नेसेसरी है, कंपलसरी है। थर्ड है बच्चों, वित्त विधेयक जो है वित्त मंत्री है वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। तो जो वित्त मंत्री जो होते हैं वो हमेशा लोकसभा में जो वित्त विधेयक को पेश करेंगे और ठीक है, लोकसभा में ही पेश किया जाता है आपका वित्त विधेयक। तीसरा है बच्चों चौथा है आपका विधेयकों के संबंध में असहमति का संसद के संयुक्त सत्र के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। तो बच्चों जब भी जो है कोई भी विधेयक जो पारित किया जाता है तो जब असहमति बनती है संसद में, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में असहमति बनती है तो एक संयुक्त सत्र जो है बैठाया जाता है और उसमें मामले को सुलझाया जाता है, ठीक है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो आपका गलत है, क्योंकि बच्चों वित्त विधेयक जो है, जो धन विधेयक है, वो आपका जो वित्त विधेयक हमेशा बच्चों किस में पेश किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो लोकसभा में ही जो है वित्त विधेयक पेश किया जाता है, राज्यसभा में वित्त विधेयक पेश नहीं किया जाता है। और बच्चों लोकसभा जो है में जो है आपका पेश किया जाता है और जो राज्यसभा केवल क्या कर सकती है, इसके ऊपर बच्चों संशोधन के लिए आपको मतलब ये कह सकती है कि भाई अगर जो है कोई भी विधेयक है उसमें कुछ संशोधन करना है तो राज्यसभा है वो सिफारिश कर सकती है कि भाई इसमें संशोधन आपको करना चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ सिफारिश कर सकती है ये, ठीक है। और बच्चों जो कोई भी जो विधेयक है वो अगर संसद में पेश हो जाता है तो 75 दिन के जो है अंदर विधेयक जो है वो इसको 75 दिन के अंदर में क्या हो जाना चाहिए, पारित हो जाना चाहिए। तो 75 दिन के भीतर जो है विधेयक क्या हो जाना चाहिए, पारित हो जाना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 22 दलों का UNFCCC 2017 सम्मेलन खालिस्तान में हुआ। तो बच्चों कहाँ पे हुआ? 2017 का सम्मेलन जो UNFCCC का संयुक्त राष्ट्र जो है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2017, ये आपका बोन में आयोजित किया। और बोन कहाँ पे है बच्चों? जर्मनी में। तो बोन जर्मनी में आयोजित किया गया 2017 का जो है आपका संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक तकनीक बतानी है जिससे जो संप्रेषण जो है हेतु कम्युनिकेशन हेतु दो गांठों के बीच एक समर्पित और पूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित किया जाता है। तो इसमें क्या आएगा बच्चों? पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, लैन या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें सर्किट स्विचिंग है, एक तकनीक है जिसमें संप्रेषण हेतु दो गांठों के बीच में दो नोड्स जो होते हैं उनके बीच में एक समर्पित और पूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 13। तथ्य जो है, तथ्य को क्या बोलते हैं बच्चों? फैक्ट्स। जो फैक्ट्स होते हैं वो क्या हो सकता है? तो फैक्ट्स हैं वो फिजिकली भी हो सकते हैं और मेंटली भी हो सकते हैं, भौतिक भी हो सकते हैं और मनोवैज्ञानिक दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, भौतिक और मनोवैज्ञानिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हम करते हैं बच्चों। खालिस्तान को श्रीपद जनपद कहा जाता है। तो श्रीपद जनपद किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र उसको श्रीपद जनपद कहा जाता है। और बच्चों श्रीकंठ जनपद कहा जाता है, ठीक है। श्रीकंठ जनपद किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र, हमारी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था और गीता का जो है भगवद गीता का उपदेश यहाँ पे दिया गया था बच्चों। ज्योतिषर नामक स्थान पर श्री जो है कृष्ण जी ने अर्जुन जो है को दिया था बच्चों, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है बच्चों और इसको ध्यान से देखना, थोड़ा सा जो है ये आपका डीपली पूछा गया है। अब देखो जो ये EQZFI इसमें जो है एक सीक्वेंस बनेगी और वो श्रृंखला हमें पता करना है क्या बन रही है। तो बच्चों इसमें देखो पहला वाला अगर हम सोल्व करें, E की वैल्यू होती है 5, Q होता है आपका 17 पे और Z होता है 26 पे, F होता है आपका 6 पे, I होता है आपका 9 पे। तो इनके बीच में गैप देखेंगे बच्चों, कितने का गैप आपका ये बनता है? 5 और जो है 17 के बीच में 12 का गैप बनता है, तो प्लस 12 कर दिया। और 17 से 26 पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे प्लस 9 का गैप है बच्चों, ठीक है। 17 और 9 26 हो गए और 26 से 6 पे। अब 26 से 6 पे कैसे जाएंगे बच्चों? 26 के बाद में फिर 26 होता है जेड के बाद में फिर आता है ABCDEF, ठीक है। तो F जो है तो बच्चों कितना गैप हो गया? 26 से जो जेड से जब 6 पे जाएंगे, जेड से 6 F पे जाएंगे तो हमारा 6 का गैप आएगा और 6 से जो है 9 पे पहुंचेंगे तो 3 का गैप। तो इस प्रकार से बच्चों देखो यहाँ पे 12 में से 3 घटाया 9, फिर 3 घटाया 6, फिर 3 घटाया, हर बार 3 घटा के इस प्रकार से यहाँ पे एक श्रृंखला जो है सीक्वेंस बन रही है। ऐसे ही बच्चों हम जो है नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी को अब देख लेते हैं, क्या यहाँ पे कैसी सीक्वेंस बन रही है। जी का मतलब क्या होता है? 7 होता है। W का मतलब यहाँ पे क्या होगा? UVW 21, 22, 23 पोजीशन पे आएगा। I का मतलब 9 होता है, Q मीन 17 हो गया और UVW 21 नंबर पे ही आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसमें गैप देख लो आप कितने नंबर पे आ रहा है। 7 से जब 23 पे पहुँचेंगे ये आपका टोटल कितना हो गया बच्चों? 7 से 23 पे जाएंगे 6 और 10, 16 का गैप आ गया टोटल। 16 प्लस हो रहा है 23 से 9 पे। 23 से 9 पे कैसे पहुँचेंगे? 23 का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे W से 9 पे जाओ, मतलब W X Y Z ABCDE FGHI तक जाना है, W से I। तो बच्चों टोटल हमारा क्या होगा? W से सीधा हम जाएंगे तो 12 का गैप आएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही 9 से 17 पे जाएंगे तो फिर 9 से 17 I से Q कितने का गैप हो गया? 8 का गैप हो गया, ठीक है। और फिर 17 से जो है 21 पे जाएंगे तो कितने का गैप हो गया? हमारा यहाँ पे 4 का गैप हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों देखो यहाँ पे 16 में से 4 घटाएंगे 12, 12 में से 4 घटाएंगे 8, 8 में से 4 घटाएंगे, एक प्रॉपर सीक्वेंस बन रही है, ठीक है। ऐसे ही जो है ऑप्शन नंबर 3 को हम देख लेते हैं। अब M का मतलब क्या होता है? 13 होता है, G मतलब 7, V होता है आपका UV 21, 22 हो गया और F हो गया 6 पे और K आपका 11 पे हो गया, ठीक है। तो इसमें बच्चों
एम देखो 13 से 7 ये तो पीछे चला गया, मतलब 13 से 7 हम आगे जड़ तक जाएंगे, जड़ के बाद में फिर 7 तक मीन जी तक। तो 13 तो गैप वो हो गया सीधा, और 13 और 7 कितने हो गए बच्चों 20, तो टोटल 20 का गैप यहाँ पे आ गया। फिर 7 से जो है 22 पे जो हम पहुँचेंगे, मतलब जी से वी तक पहुँचने में हमारा टोटल कितने का गैप हो गया 15 का। ऐसे ही बच्चों 22 से जो है 6 पे जाएंगे, 22 23 24 25 26, फिर 1 2 3 4 5 6, तो टोटल बच्चों कितने का हो गया 10 का गैप हो गया, ठीक है। और 6 से 11 पे जाएंगे तो इसमें 5 का गैप हो गया। तो यहाँ पे देखो 20 से 15, 20 में से 5 घटाए 15, फिर 5 घटाए 10, फिर 5 घटाए 5 आ गया। तो इस प्रकार से हमने देखा बच्चों 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें सीक्वेंस सेम बन रही है, तो आप ऑप्शन नंबर फिर एक ही बचेगा, तो उसी को हम टिक कर देंगे, इसमें ये सीक्वेंस आपकी नहीं बनेगी, आप करके देख लेना, ठीक है। तो 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस व्यक्ति को भाखड़ा नागल बांध का जनक कहा जाता है, तो किसी का जाता है बच्चों चौधरी छोटू राम इज द राइट आंसर। और बच्चों इन्होंने 1923 ईस्वी में जो है जो भाखड़ा डैम है उसकी जो है परिकल्पना इन्होंने की थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है चौधरी सर छोटू राम। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरियाणा जो संस्कृत एकेडमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका जो है वो कौन सी है, तो संस्कृत एकेडमी जो पत्रिका निकालती है बच्चों वो कौन सी आपकी हरिप्रभा, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य जो है गैस की चादर क्या कहलाती है, आयनमंडल, क्षोभमंडल, समताप मंडल या फिर वायुमंडल। तो बच्चों पृथ्वी के चारों ओर जो आपकी है वो क्या है, आपकी जो गैस जैसी जो चादर है दृश्य वो आपकी वायुमंडल कहलाती है। और वायुमंडल में बहुत सारी जो है बच्चों गैसेस का मिक्सचर है, और इसमें नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा आपकी परसेंटेज में पाई जाती है 78 पॉइंट कुछ बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होती है 0.03%, ठीक है। तो वायुमंडल इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाली पुरस्कार खालिस्तान द्वारा दिया जाता है, तो बच्चों हाली पुरस्कार जो है हमारी हरियाणा की उर्दू साहित्य अकेडमी जो है देते हैं, ठीक है। तो उर्दू साहित्य जो है हरियाणा की उर्दू एकेडमी देती है हाली पुरस्कार, और किसके नाम पर देती है बच्चों, अल्ताफ हुसैन हाली जो है आपके हैं हरियाणा के, उसके नाम से जो पुरस्कार स्टार्ट किया गया हाली पुरस्कार, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट जो है देख लेते हैं हम, इसमें आंतरिक जो है ग्रह कहलाने वाले कौन से ग्रह हैं, तो आंतरिक ग्रह इसमें कौन कौन से हैं बच्चों बताओ। अब देखो आंतरिक ग्रह क्या होते हैं आपके, यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं आंतरिक ग्रह। जैसे आपका बच्चों ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, तो सूर्य का जो सबसे नज़दीक होता है आपका बुध होता है, फिर कौन होता है, बुध के बाद में आपका शुक्र होता है, सेकंड ग्रह शुक्र होता है, थर्ड पोजीशन पे फिर पृथ्वी होता है, ठीक है, फिर फोर्थ पोजीशन पे आपका मंगल होता है, ठीक है। तो ये जो 4 ग्रह होते हैं ना ये आपके इनर प्लेनेट कहा जाते हैं, इनको आंतरिक ग्रह कहा जाते हैं। सबसे जो है नज़दीक होते हैं ये पृथ्वी जैसे ही होते हैं, ठीक है, पृथ्वी के नज़दीक होते हैं सारे ग्रह, ठीक है, इसलिए इन सभी को क्या बोल दिया जाता है, ये सारे पृथ्वी जैसे होते हैं। और जो है सतलीय ग्रह भी इनको कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इनकी जो सतह क्या होती है ठोस होती है। तो आंतरिक ग्रह ये 4 होते हैं शुरू वाले बच्चों। फिर उसके बाद में बाह्य ग्रह कौन से होते हैं आपके, बृहस्पति होता है, और उसके बाद में शनि होता है, शनि के बाद में आपका फिर आएगा बच्चों यूरेनस, ठीक है, और यूरेनस के बाद में फिर आपका आएगा नेपच्यून, क्या आएगा नेपच्यून। तो इस प्रकार से जो बाकी के जो ये 4 बच गए ये आपके बाह्य ग्रह कहलाते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, आंतरिक ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो होते हैं ये सूर्य के जो सबसे नज़दीक वाले बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बच्चों सूर्य जो है से पृथ्वी जो है कौन सी पोजीशन पे है, तो तीसरा जो है सबसे नज़दीक ग्रह, तीसरा जो है सूर्य के सबसे जो है नज़दीक तीसरा ग्रह कौन सा है, हमारी पृथ्वी है, पहला कौन सा है, बुध है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम 21 का कर लेते हैं, खालिस्तान किसी प्रकार के मानों का क्रम है और पूर्णांकों द्वारा सूचकांकित है, ये निर्विकल्प है। तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है बच्चों, और इसका आंसर आपका ट्यूपल आएगा। तो ट्यूपल है वो किसी भी प्रकार के मानों का एक क्रम है और पूर्णांकों द्वारा सूचकांकित है, ये निर्विकल्प है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है मैथ का है, ये हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा मैथ का है, इसमें क्या करना है, हमें 60 विद्यार्थी है उसकी कक्षा में 25 क्रिकेट खेलते हैं, 20 विद्यार्थी टेनिस खेलते हैं, 10 दोनों खेलते हैं क्रिकेट और टेनिस, और वे बताने बच्चों जो न तो टेनिस खेलते हैं और न ही क्रिकेट खेलते हैं। तो इसमें बच्चों जो क्रिकेट टेनिस या दोनों खेलते हैं तो इसमें क्या करेंगे, जो 25 और 20 जो है इसको जोड़ के ये 10 घटा देंगे, ठीक है, टोटल हमारा ये आ जाएगा 35, ठीक है बच्चों। 1 मिनट रुकना यहाँ पे। तो बच्चों ये 25 और 20 जो है ये इनको जोड़ के 10 घटाएंगे तो हमारा 35 आएगा, और फिर ये टोटल में से 60 में से ये आपका 35 घटाएंगे तो ये आपका आंसर इसका डायरेक्ट हो जाएगा 25, ठीक है। तो 25 ऐसे हैं जो न टेनिस खेलते हैं और न ही क्रिकेट खेलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम देख लेते हैं, सूरजमुखी अपरारोपण के खालिस्तान प्रकार का एक उदाहरण है। तो सीमांत अपरारोपण, मुक्त केंद्रीय अपरारोपण, शीर्षीय अपरारोपण या फिर आधारीय अपरारोपण। तो सूरजमुखी जो में कौन सा जो है अपरारोपण जो है होता है बच्चों, सूरजमुखी में आधारीय अपरारोपण होता है, ठीक है। तो सूरजमुखी में कौन सा होता है बच्चों, आधारीय अपरारोपण। और बच्चों इस प्रकार के जो अपरारोपण होता है, जो आधारीय अपरारोपण है, इस प्रकार के अपरारोपण में जो आपका जो अपरा होता है ना, इसमें जो अपरा है अंडाशय के आधार में होता है, इसलिए आधारीय जो है अपरारोपण कहलाता है सूरजमुखी वाला। और इसका एक और एग्जाम्पल जो गेंदा है ना, गेंदा वो भी क्या है, उसका भी अपरा क्या होता है, उसमें जो अपरा अंडाशय के आधार में होता है, आधार मीन्स तल में होता है, ठीक है। तो आपका गेंदा और सूरजमुखी दोनों आधारीय अपरारोपण के उदाहरण जो है होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और बच्चों इसमें जो एक जो एकल जो बीजांड जो है इससे जुड़ा होता है, ठीक है।
इसमें एकल बीजांड से जुड़ा होता है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 24 का। पशु और भैंस खालिस्तान परिवार से आते हैं। तो पशु और भैंस है कौन से परिवार से, कौन से जो है कुल से आते हैं? तो बच्चों वैसे तो जो पशु और जो भैंस है ना आपका, ये बोविडेई कुल होता है, उससे आते हैं। कौन से आते हैं? बोविडेई। तो इसमें बोविडेई कुल, तो इसमें कोई भी ऑप्शन है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा। ठीक है, तो पशु और भैंस जो आपके मवेशी होते हैं, जो स्तनधारी, जिनके जो बच्चों बोविडेई जो है में वो आते हैं, जिनके जो खुर होते हैं ना वो फटे होते हैं। ठीक है, जो जुगाली करने वाले स्तनधारी होते हैं वो आते हैं बोविडेई में। जैसे इसमें जो अफ्रीकी भैंस है, पानी वाला भैंस है, जितने भी आपके जो हिरण है, मृग है, ठीक है, भेड़ बकरी, ये सारे आते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, तो बोविडेई कुल में आपके ये भैंस वगैरह, ये हिरण जो है आपका, भेड़ बकरी वगैरह ये आती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो इसमें कोई भी कुल नहीं है जो दिए हैं, तो इनमें से कोई नहीं, आपका 4 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं बच्चों हम। तो ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में सीता जो बाएं से जो है 10वीं पोजीशन पे है और लीना है दाएं से 7वीं पोजीशन पे, अपने स्थान को बच्चों आपस में बदल लेती हैं। तो सीता जो है फिर बाएं से 15वीं पोजीशन पे आ जाती है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, टोटल जो है लड़कियां हमें बतानी है। तो इसमें बच्चों हम कैसे करेंगे इसको, जैसे यहाँ पे तो बच्चों इसमें जो सीता है, सीता की जो है बाई पोजीशन हमारी इधर से होगी, लेफ्ट से। तो सीता लेफ्ट से क्या है, 10वीं पोजीशन पे यहाँ पे है। ठीक है, ये 10वीं पोजीशन पे ये सीता है। ओके, यहाँ पे सीता है, ये लेफ्ट से है। और जो लीना है वो दाएं से क्या है, 7वीं पोजीशन पे है। ये लीना यहाँ पे 7वीं पोजीशन पे है। ठीक है, ये दायां हो गया इधर से। ठीक है, राइट से 7वीं पोजीशन पे है। तो ये अपने स्थान को जब आपस में ये लीना है यहाँ पे है बच्चों। ठीक है, तो अपने पोजीशन को जो है ये बदल लेती हैं, आपस में स्थान बदल लेती हैं। लीना की जगह जो है सीता, और सीता की जगह क्या आ जाती है, लीना। तो यहाँ पे इन्होंने पोजीशन जब बदल लेती हैं, जैसे यहाँ पे लीना हो गई तो यहाँ पे डैश कर लेते हैं और यहाँ पे सीता आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो सीता फिर जो है जैसे पोजीशन ये चेंज करते हैं, तो सीता अब जो बाएं से यहाँ पे 15वीं पोजीशन हो जाती है, बाएं से 15वीं पोजीशन यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 15वीं पोजीशन है। तो यहाँ पे कौन है बच्चों, सीता। ये सीता की अब न्यू पोजीशन ये है 15वीं पोजीशन बाएं से। और लीना जो है बच्चों यहाँ पे पहले कितनी थी, 7वीं पोजीशन पे। तो इसमें क्या करते हैं इस क्वेश्चन में हम ये वाली जो है हम 15 टोटल, ये और ये 7, ये इनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे इसमें कितने आ गए, 22। ये टोटल डिस्टेंस है बच्चों ये। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस तो कितने आ गए हमारी 22, लेकिन हमें पर्सन बताना है कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, लड़कियों की संख्या। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है बच्चों 22 है, उसमें से जब हम 1 घटा देते हैं तो पर्सन आ जाते हैं, व्यक्ति आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं 22 में से जो है 1 गया, 21 जो है यहाँ पे लड़कियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो है 26 आपका है, खालिस्तान पूर्वी ईसाई युग के योद्धा जनजाति गणराज्य से जुड़ा है और 1938 में बिरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों के ढेरों की श्रृंखला रखता है। तो कौन बच्चों, चरखी दादरी, खोखरा कोट, कैथल या फिर भिवंडी? तो बच्चों जैसे कि हम जानते हैं इंडो ग्रीक जो है सिक्के यहाँ पे आ गए। तो इंडो ग्रीक सिक्के जो बिरबल सैनी द्वारा जो है आपके खुदवाए गए थे 1938 ईस्वी में। और इंडो ग्रीक सिक्के जो है जब भी आए तो आपका रोहतक आएगा, रोहतक का खोखरा कोट। ठीक है, तो खोखरा कोट रोहतक जो है से हमें क्या मिले हैं, इंडो ग्रीक सिक्के हमें मिले हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें इसका आंसर 26 क्या आएगा आपका, रोहतक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पतन नगर है? पतन होता है बच्चों बंदरगाह। ठीक है, तो सबसे जो प्राचीन बंदरगाह जो है पूरे जो है विश्व का जो है सबसे प्राचीन बंदरगाह माना जाता है लोथल को। ठीक है, तो लोथल कहाँ पे है, लोथल आपका गुजरात में पड़ता है। तो लोथल जो बंदरगाह है वो क्या है, एक प्राचीन जो है पतन नगर है, एक बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, तो इसमें डी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, वह राजमा किस्म चुनिए जो बैक्टीरियल जो है ब्लाइट रोग प्रतिरोधी है। तो बताओ बच्चों इसमें क्या आएगा, तो बैक्टीरिया से होने वाला जो रोग है इसमें हिमगिरी, पूसा कोमल, नेक्स्ट जो आपका आता है पूसा सदाबहार और पूसा स्वर्णिम। पूसा सदाबहार, पूसा स्वर्णिम, पूसा कोमल और बच्चों ये आपका और क्या है, हिमगिरी। तो इसमें से कौन सा जो बैक्टीरिया द्वारा होने वाला एक राजमा जो है का रोग है? ठीक है, राजमा की जो किस्म है, तो इसमें पूसा जो कोमल है राजमा की किस्म है जो बैक्टीरियल जो है ब्लाइट रोग प्रतिरोधी होता है। सॉरी, ये जो आपका क्या है, राजमा जो है की किस्म होती है। तो पूसा कोमल एक क्या है, राजमा की किस्म है। तो राजमा की बहुत सारी किस्म होती हैं, जिसमें से जो पूसा जो कोमल जो किस्म है ना वो क्या करती है, बैक्टीरियल ब्लाइट रोग जो होता है इसमें उसको जो है उसका प्रतिरोध करती है, मतलब उसको रोकती है। ठीक है, तो पूसा कोमल किस्म है राजमा की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय साक्ष्य अधिनियम खालिस्तान में अस्तित्व में आया। तो बच्चों साक्ष्य जो अधिनियम है वो हमारा कब अस्तित्व में आया था, 1 सितंबर 1872 ईस्वी में। तो कुछ अधिनियम है बच्चों वो हमारे आए हैं, जितने भी अधिनियम बनते हैं वो हमें याद करने हैं। तो बहुत सारे जो अधिनियम भी इसमें पूछे जाते हैं। तो साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है 1 सितंबर 1872 ईस्वी में आपका अस्तित्व में आया था बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रीजनिंग का है बच्चों, ए बी से धनी है, सी ए से धनी है, डी सी से धनी है, ई सबसे अधिक धनी है। यदि उन्हें धनाढ्यता के अवरोही क्रम में बैठाया जाए तो मध्य में कौन होगा? तो इसमें बच्चों स्टेप वाइज हम चलते हैं, जैसे जैसे पूछ रहा है। तो ए क्या है, बी से धनी है, ई जो है वो क्या है,
बी से धनी है, मान लेते हैं हम इसको आगे रख रहे हैं तो ए धनी हो गया बी से। सी है वो ए से भी धनी है तो सी को और आगे बैठा देंगे, सी ए से धनी हो जाएगा, ठीक है। और डी है बच्चों सी से धनी है तो डी को और आगे बैठा देंगे, डी सी से धनी हो गया। ई है वो सबसे अधिक धनी है तो ई सबसे आगे आ जाएगा, तो सबसे अधिक धनी कौन हो गया? ई। तो पूछा क्या है? अवरोही क्रम में, तो ये बच्चों अवरोही क्रम ही है आपका पूरा, सबसे जो है धनी ई है, तो अवरोही क्रम बड़े से छोटा, सबसे कम ये है, सबसे ज़्यादा ये है धनी, तो बीच में कौन है? तो बीच में आपका सी है। तो आंसर क्या होगा फिर? सी इसका आंसर होगा और ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो जो है महीनों का एक वर्ष में समान कैलेंडर होता है? तो बच्चों ये रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें कौन सा जो है में एक वर्ष में जो है समान कैलेंडर होगा? अब इसको कैसे करेंगे बच्चों? जून, अक्टूबर, अप्रैल, नवंबर, अप्रैल या जुलाई, या फिर अक्टूबर और दिसंबर। इसमें बच्चों आपका क्या आएगा? जैसे जून, 1 जून से लेकर 1 अक्टूबर तक हम देखें ऑड डे काउंट करें तो जून में कितने होते हैं दिन? जून में होते हैं 30 दिन, जुलाई में 31, जून जुलाई अगस्त में भी 31, सितंबर में 30 होगा और फिर बच्चों 1 अक्टूबर तक हमें काउंट करना है, ठीक है। तो पूरा अक्टूबर हम नहीं लेंगे, तो इसमें 30 चौका 120 और 2 ये हो गए, तो 120 और बच्चों 2 ये 122 हो गए। और इसको जब हम अब ऑड डे कैसे निकालेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे, तो जब ये 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा तो इसमें समान कैलेंडर होगा, अगर डिवाइड नहीं होगा तो समान कैलेंडर नहीं होगा, तो ये 7 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा चेक करते हैं, अप्रैल से नवंबर, ठीक है। तो 1 अप्रैल से लेकर बच्चों 1 नवंबर तक हम ऑड डे काउंट कर लेंगे। और देखो 1 अप्रैल में 30 दिन होता है, अप्रैल मई में 31, जून में कितने होते हैं? 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में कितना हो गया? सितंबर में 30, अक्टूबर में कितना हो गया? 31, ठीक है। अक्टूबर में कितना हो गया? 31 और 1 नवंबर, तो कितने हो गए बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 या 21 मतलब 210, तो बच्चों ये हो गए, तो 1 और 1 कितने हो गए? 1 2 3 4, तो 214 हो गए, ठीक है। तो क्या जो है ये 7 से डिविजिबल है? तो 7 या 21 ये नहीं है, 4 आपका रिमाइंडर बचेगा, तो ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है और 1 भी गलत है। अब हम तीसरा देख लेते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक ऑड डे काउंट करेंगे तो अप्रैल में कितने हो गए बच्चों? 30 अप्रैल, मई में कितने हो गए? 31, और जून में कितने हो गए? 30, और जुलाई 1 जुलाई तक तो काउंट करना ही है, तो 30 या 90 और 1 91 हो गया। 91 बच्चों 7 से पूरा डिविजिबल है, 13 7 91 पूरा डिविजिबल है। रिमाइंडर आपका 0 आए, तो जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, शेषफल 0 आएगा बच्चों, तो मतलब ये पूरा डिविजिबल हो गया, तो समान जो है कैलेंडर आपके हो जाएंगे, ठीक है। बाकी किसी में डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो समान कैलेंडर आपका अप्रैल और जुलाई आ जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1556 ईस्वी में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, पहले जो है हिंदू सुल्तान हुए हैं आपके हेमचंद्र विक्रमादित्य, ठीक है। तो इन्होंने अकबर को एक बार हरा दिया था 1556 ईस्वी में, ठीक है। और ये सिंहासन पर बैठे थे, दिल्ली के सिंहासन पर 7 अक्टूबर 1556 को ये बैठे थे, ठीक है। इन्होंने अकबर जो है सेना को हराया था और इन्होंने फिर जो दिल्ली सिंहासन जो है उसको प्राप्त कर लिया था और पहला जो है हिंदू जो है शासन इसने स्थापित किया था भारत में प्रथम। और बच्चों ये कौन थे? हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो आपके रेवाड़ी से जिसको हेमू भी कहा जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1556 में इन्होंने ऐसा किया था, 7 अक्टूबर को इन्होंने सिंहासन जो है धारण किया था, सिंहासन पर ये बच्चों बैठे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो संभव परिणाम कितने होंगे? बच्चों जब हम एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो टोटल क्या आएगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, टोटल 2 रिजल्ट आते हैं। 2 सिक्के जब हम बच्चों उछालेंगे तो क्या होगा? या तो 2 बार हेड आएगा, तो मतलब एक सिक्के को जब उछालेंगे तो टोटल जो आउटकम्स आपके 2 की रेज़ टू पावर 1 होगा। 2 उछालेंगे सिक्के तो 2 की रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। 3 उछालेंगे तो 2 की रेज़ टू पावर 3। तो इस प्रकार मतलब 2 की रेज़ टू पावर n जो आपका फॉर्मूला बनता है, जितनी बार जैसे एक बार सिक्के उछालेंगे तो 2 की रेज़ टू पावर 1 करेंगे, 2 जो है परिणाम आपके आएंगे। 2 सिक्के जब हम उछालेंगे, एक सिक्के को जब हम 2 बार उछालेंगे तो 2 की रेज़ टू पावर 2, टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 2 की रेज़ टू पावर 2 कितने आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 3 बार उछालेंगे तो 2 की रेज़ टू पावर 3, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा बच्चों। ऐसे 6 बार जो उछालेंगे जब एक ही सिक्के को तो कितने रिजल्ट आएंगे? तो टोटल संभव जो परिणाम कितने आएंगे? 2 को 6 बार जो मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है। तो टोटल कितने आएंगे? 2 2 4 2 8, 64 आपके टोटल आउटकम्स बनेंगे, ठीक है। क्या बनेंगे? टोटल 2 की रेज़ टू पावर 6 आएगा आपका 64। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वाभिमान आंदोलन खालिस्तान द्वारा शुरू किया गया था। तो बच्चों स्वाभिमान जो आंदोलन है ये किसने शुरू किया था? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, भीमराव अंबेडकर, रामास्वामी नायकर और राजा राम मोहन राय। तो स्वाभिमान जो आंदोलन बच्चों, ये मतलब स्वाभिमान क्या होता है? मतलब खुद के जो आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए जो एक आंदोलन चलाया गया था, स्वाभिमान आंदोलन जिसको हम कहते हैं, ये चलाया था रामास्वामी नायर ने चलाया था बच्चों। और ये है रामास्वामी नायर ने चलाया था। क्यों चलाया था बच्चों? क्योंकि जो ये गैर जो ब्राह्मण जो के अधिकारों का जो, क्योंकि बच्चों जो स्वाभिमान उस टाइम है ना, मतलब जो भी कांग्रेस की जो होती थी, कांग्रेस की पार्टी का जो प्रभुत्व होता था वो ब्राह्मणों का ही वर्षिप हुआ करता था उस टाइम, ठीक है। तो गैर जो ब्राह्मण होते थे उनके अधिकारों का जो है दिलाने के लिए 1925 ईस्वी में ये आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है, जिसको हम आत्मसम्मान आंदोलन या फिर स्वाभिमान आंदोलन कहते हैं। तो रामास्वामी नायर ने ये शुरू किया गया था 1925 ईस्वी में बच्चों, ठीक है।
क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है उसमें जो ब्राह्मणों का वर्चस्व हुआ करता था, तो जो गैर ब्राह्मण है उनको जो है उनके आत्मसम्मान, उनके जो अधिकारों को दिलाने के लिए आपका स्वाभिमान आंदोलन चलाया गया था। ठीक है बच्चों, 1925 में रामास्वामी नायकर ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कौन सा उदाहरण नहीं है? SQL, NET, Oracle, SAP। तो कौन सा नहीं है बच्चों? NET। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपके SQL भी आता है, SAP भी आता है, Oracle भी आता है, MySQL भी आता है। ठीक है, तो और कौन कौन से हैं? MySQL है। इसके अलावा बच्चों आपका एक ये डाटाबेस मैनेजमेंट जो सिस्टम का उदाहरण है, PostgreSQL है, MySQL है। ठीक है, PostgreSQL है, MySQL है, Oracle है, SAP है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। ठीक है, SQL सर्वर, ये सारे क्या हैं? डाटाबेस मैनेजमेंट के उदाहरण हैं। ठीक है, इसके अलावा फाइल मेकर भी आपका है बच्चों, Fox Pro है, क्लिपर है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, Fox Pro है, क्लिपर है, ये सारे क्या हैं? डाटाबेस मैनेजमेंट के उदाहरण हैं। नेट इसमें नहीं है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? नेट। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक बैग है उसमें 5 लाल, 3 जो है बोले नीली है, 5 तो लाल है बोल। ठीक है, 3 क्या है? ब्लू है, 5 रेड बॉल है। एक मिनट रुको, एक बॉल है, एक बैग है बच्चों, उसमें 5 लाल और 3 नीली गेंदें हैं। यदि बिना जो है प्रतिस्थापन के, मतलब बिना जो है विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, बिना मतलब प्रतिस्थापन के अगर यादृच्छिक रूप से जो है बच्चों 1 बाय 1 जो है 3 गेंदें निकाली जाएँ तो एक लाल जो है गेंद आने की प्रायिकता हमें बताओ। ठीक है, तो बच्चों लाल गेंद आने की, अब देखो इसमें टोटल जो बॉल कितनी है? 5 लाल है और 3 ब्लू है। 5 + 3 टोटल तो कितने होगी? 8 जो है, 8 है। तो 8 जो है बॉल है बच्चों बैग में और 3 निकालनी है। टोटल कितने हैं? 8 में से 3 बॉल निकालनी। ठीक है, और 8 में से 3 बॉल कैसे निकालनी? इनमें से बच्चों एक लाल निकालनी है। तो एक गेंद जो है लाल निकालने की प्रायिकता क्या होगी वो हमें बताना है। तो बच्चों एक लाल है तो बाकी जो 2 है वो नीली निकलेंगी। ठीक है, तो लाल बॉल कितनी है? 5 है। तो 5 में से 5C1 एक लाल निकाल ली गई है, इनटू में बच्चों 3 जो है में से फिर बाकी 2 क्या होंगी? नीली निकाली जाएंगी, और बटे में टोटल कितना होगा बच्चों? 8C3। टोटल क्या होगा? 8C3। तो ये हमारा सॉल्यूशन, इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों इसको हम सोल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। एक मिनट यहाँ कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको। तो बच्चों अब हम हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 36 करेंगे। इसमें क्या है? एक बैग है, उसमें 5 लाल, 3 गेंद जो नीली है, और यदि बिना प्रतिस्थापन का मतलब होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब हमें जो बॉल को वापस नहीं रखनी, एक बॉल निकाल के उसको वापस नहीं रखनी विदाउट रिप्लेसमेंट। यदि यादृच्छिक रूप से 3 गेंदें निकाली जाती है तो एक लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, तो बच्चों हमें जो है बिना जो विदाउट रिप्लेसमेंट है, बिना प्रतिस्थापन, मतलब बॉल को निकालने के बाद उसमें रखनी नहीं है वापस और लगातार निकालनी है 3 गेंदें, तो एक लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? इसमें टोटल बॉल कितनी है? 5 लाल और 3 नीली है, तो टोटल कितनी होगी हमारी? 8 बॉल, और 8 में से बच्चों 3 हमें निकालनी है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 8C3। ठीक है, तो बच्चों 8C3 का मतलब क्या हुआ? अब देखो इस 8C3 को हम सोल्व करते हैं। 8C3 यहाँ पे, तो टोटल हमारा 8C3, ये कैसे सोल्व होगा? इसमें 8 है, इसको 8 का फैक्टोरियल लिखेंगे, 8 में से 3 घटाएंगे बच्चों 5 का फैक्टोरियल आएगा, इनटू में नीचे ये 3 है, ये 3 का फैक्टोरियल। ये कैसे हल होगा बच्चों? ये 8 है का फैक्टोरियल, नीचे 5 का फैक्टोरियल, तो 8 को 5 तक खोल लेंगे हम। ठीक है, तो 8 × 7 × 6 × मैक्सिमम 5 के फैक्टोरियल तक, ताकि बच्चों ये 5 का फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा। 3 का फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 2 × 1। तो 5 के फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कटेगा, और बच्चों 3 × 2 = 6, ये कटेगा, तो 8 × 7 = 56 बच्चों हमारा आ गया। ठीक है, तो 8C3 ध्यान रखना आपको कितना है? 56। ठीक है बच्चों, तो टोटल हमारा जो है 8C3 कितना आया है? 8C3 हमारा 56 आया है। ठीक है, अब इसमें देखो 5 लाल बॉल हैं, 5 में से एक लाल बॉल निकालनी है हमें, तो 5C1 लिखेंगे। टोटल हमें 3 बॉल निकालनी है, और एक लाल बॉल जो है निकालने के लिए हमें पूछा गया है, तो 5 लाल में से एक बॉल निकलेगी लाल, बाकी 2 बॉल बच्चों किस में से निकलेंगी? नीली में से, जो नीली जो गेंदें हैं उसमें से। तो 3 जो है, 3 में से जो है 2 बॉल हमने क्या निकालनी है? 3C2, ये 2 बॉल हमने नीली में से निकाली, तो नीली गेंदें होंगी, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों। और बटे में टोटल क्या होगा? टोटल में से निकाल रहे हम 8C3, तो बच्चों ये नीचे वाला तो हमने निकाल लिया 56। अब ये ऊपर वाला क्या आएगा? 5C1 क्या होगा आपका? 5C1 5 का फैक्टोरियल, और अपन 5 में से एक है 4 का फैक्टोरियल, और 1 का फैक्टोरियल, और इंटू 1 का फैक्टोरियल, ये 1 ही आएगा। 5 का फैक्टोरियल क्या लिखेंगे? 5 × 4 का फैक्टोरियल तक, नीचे 4 का फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल, तो ऊपर वाली ये वैल्यू आपकी 5 आ गई बच्चों। ठीक है, 3C2 कैसे करेंगे बच्चों? 3 का फैक्टोरियल अपन 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 का फैक्टोरियल, और नीचे 2 का फैक्टोरियल। तो 3C2 को कैसे खोलेंगे? 3 × 2 के फैक्टोरियल तक जाएंगे, और नीचे 2 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1 आएगा, 2 से 2, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों? 3C2 की आएगी 3 आ जाएगी, और नीचे 8C3 कितना निकाला था हमने? 56, तो 5 × 15/56 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो एक लाल जो गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी हमारी? 15/56। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है हमारे यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों, 15/56, तो इसमें C जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक रेडियो सक्रिय नमूनों की सक्रियता 3 दिनों में अपने मूल मान का 1/3 रह जाती है, तो रेडियो जो सक्रियता है,
रेडियो जो सक्रियता है ना बच्चों, वो नमूने की सक्रियता की 3 दिनों में जो अपने मूल मान का 1/3 रह जाती है, तो 9 दिनों में सक्रियता कितनी रह जाएगी वो बताना है। तो 3 दिनों में 1/3 रह जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम बेसिक से। 3 दिनों में सक्रियता कितनी हो जाती है 1/3, तो 6 दिनों में कितनी हो जाएगी बच्चों सक्रियता 1/3 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा 1/9। तो 9 दिनों में फिर कितनी हो जाएगी 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 कितनी हो जाएगी 1/27। 3 या 9 9 27। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/27। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, कर लोगे। तो 3 दिन में 1/3 हो जाएगा, तो 9 दिन में कितने हो जाएगा 1/3 गुणा 1/3 गुणा 1/3 मीन्स 1/27। निम्न जो है लिखित कूट का निर्गत क्या है, तो बच्चों ये आपका पाइथन लैंग्वेज में आपका कंप्यूटर का जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और इसमें जो ये क्या है क्लास टेस्ट एस ए डी एफ और INIT सेल्फ वेरिएबल इक्वल टू ओल्ड सेल्फ चेंज सेल्फ वेरिएबल DF चेंज सेल्फ वार, और इस प्रकार से बच्चों ये दिया गया है। तो बच्चों ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपका ये आंसर होगा ओल्ड इज प्रिंटेड। ठीक है, ये आप कर लेना, कंप्यूटर का पाइथन लैंग्वेज बच्चों मुझे नहीं आती है, तो इसका जो आंसर है वो ओल्ड इज प्रिंटेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में खाद्य जो है सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था। तो बच्चों भारत में जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 2013 में लागू किया गया था। ठीक है, तो 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू आपका किया गया था। 12 सितंबर 2013 को बच्चों कानून के रूप में जो है साइन हुए, फिर 5 जुलाई 2013 को ये प्रभाव में आ गया था। तो खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम 5 जुलाई 2013 से प्रभाव में आ गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, और इसका उद्देश्य क्या है बच्चों इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम का। इसका उद्देश्य जो हमारी जो देश में जितनी जनसंख्या है उसका जो 2/3 जो है उसको खाद्यान्न उपलब्ध करवाना है। ठीक है, और इसमें बच्चों जो आपका मिड डे मील आता है, मध्याह्न भोजन योजना, ठीक है, एकीकृत जो है बाल विकास सेवा योजना, ये सारे जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली सभी इसमें आती है। तो ये ध्यान में रखना है। तो भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वो 5 जुलाई 2013 को जो है ये आपका प्रभाव में आया था। इंपोर्टेंट है। तो बच्चों देखो 2-3 अधिनियम आपके पूछे गए हैं इसमें, तो अधिनियम है इंपोर्टेंट है, आपको याद में रखने हैं सारे अधिनियम जो भी इंपोर्टेंट बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपका 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जो है जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो बच्चों इंपोर्टेंट है, हरियाणा जी का क्वेश्चन है। तो 2.09% जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया की जो है जनसंख्या के कंपेरिजन में हमारे हरियाणा की जनसंख्या, तो इसमें अप्रोक्स जो आंसर क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है बच्चों ये। तो जनसंख्या की दृष्टि से बच्चों हमारी जो पोजीशन कौन सी अभी प्रेजेंट में 18th जो है पोजीशन पे आता है आपका ये। ठीक है, तो ये आएगा बच्चों, तो 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिए गए विकल्पों में आउटरेजियस है बच्चों, ये आउटरेजियस के अक्षरों का प्रयोग करते हुए नए बनाया जा सकने वाला शब्द चुनिए। तो कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, इसका यूज करके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इंपोर्टेंट है ये कैसे करना है। तो इसमें देख लो बच्चों कौन सा ग्रेट बन सकता है। तो GREAT, तो इसमें G भी है, R भी है, E भी है, A भी है, T, तो ग्रेट तो बन ही जाएगा। ऐसे ही बच्चों आउटेज जो है ये बन जाएगा, आउटेज भी बन जाएगा OUT। ठीक है, ACE भी है इसमें ACE, और उसके बाद में सूरत भी बन जाएगा SURAT। इसमें अब देखो इसमें पूरे में डबल G नहीं है, तो यहाँ पे डबल G आ रहा है, तो ये नहीं बनेगा आपका। ठीक है, तो 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 41 का 4 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं 42। जब एक प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान एक नाम जो है से आमना सामना होता है, तो यह नाम को निम्नलिखित क्रम में खोजता है। तो ये क्वेश्चन है बच्चों हमारा, और इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं हमारा। ये पूरा क्वेश्चन है स्थानीय वैश्विक पहले से उसी में निर्मित बंदीकारी फंक्शन, वैश्विक जो है स्थानीय बंदीकारी फंक्शन या उसी में निर्मित। तो इसमें एक सीक्वेंस बतानी है। जब हम एक स्थानीय जो है जब हम एक प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान एक नाम से आमना सामना होता है, तो वो मतलब कौन सा क्रम इसमें होता है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है बच्चों, तो बताओ इसमें क्या आएगा। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 4। सबसे पहले आपका स्थानीय, फिर बंदीकारी फंक्शन, फिर वैश्विक और उसी में निर्मित। तो इसका डी ऑप्शन होगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ली सोडा जो है ये साइंस का क्वेश्चन है। तो चिल्ली सोडा जो बच्चों इसको चिल्ली साल्ट पीटर भी कहा जाता है, तो कौन सा है इसमें सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, लिथियम नाइट्रेट या फिर कैल्शियम नाइट्रेट। तो बच्चों इसमें आपका जो सोडियम नाइट्रेट होता है, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट को क्या बोलते हैं चिल्ली सोडा, इसका सूत्र क्या है NaNO3, Na को बोलते हैं सोडियम NO3 नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट होता है आपका चिल्ली साल्ट पीटर, चिल्ली सोडा इसको कहा जाता है। इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समीकरण kx × x - 2 + 6 = 0 के लिए k का मान है ताकि इसके 2 समान मूल। तो बच्चों 2 समान मूल कब होते हैं, जब जो b² - 4ac की वैल्यू किसके इक्वल आती है 0 के इक्वल। तो इसमें जो b क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पूरी इक्वेशन को इसको देखते हैं। kx को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो kx² आएगा, kx को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2kx आएगा बच्चों, और +6 = 0। ये हमारी एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पूरी। तो बच्चों इसमें हमें समान मूल बताने हैं, k के किस मान पे जो है समान मूल होंगे। तो जब b² - 4ac की वैल्यू क्या होगी, जब b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होगी तब समान मूल आएंगे। तो इसमें b क्या है, b कोफिशिएंट ऑफ क्या है x का, और a क्या है बच्चों x² का कोफिशिएंट। तो b कितना है हमारा, तो b क्या है इसमें, b है -2k, b क्या है हमारा -2k। तो -2k का स्क्वायर कर देंगे, फिर -4a की वैल्यू कितनी है x² का कोफिशिएंट को बोलेंगे, तो a क्या है हमारा k है। ठीक है, इंटू c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 है,
तो इक्वल टू 0। तो फाइनली कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4k स्क्वायर और माइनस में बच्चों 4 6 24k इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं बच्चों क्या आ गया था हमारा। इसको हल किया तो बच्चों 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0 आ गया था। 4k हम जब इसमें कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4 कॉमन आ गया, k कॉमन आ गया, तो बच्चों 1k बच गया, 4 6 24 6 बचेगा, k ऑलरेडी कॉमन आ चुका है इक्वल टू 0। तो बच्चों 4k हमारा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, और k माइनस 6 भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो 4 नीचे चला जाएगा तो यहाँ से k की वैल्यू 0 आएगी और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों जो 0 है वो आपका सेटिस्फाई नहीं होगा, तो k की वैल्यू 6 हम लेंगे, 0 6 इसका आंसर नहीं आएगा, k की वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा होगा। तो k की वैल्यू इसमें जो है, जब हम k की वैल्यू 6 लेंगे ना, k की वैल्यू 0 लेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो k की वैल्यू जब हम 6 लेंगे तो 2 हमें समान मूल मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम k की वैल्यू जब 6 लेंगे तो 2 समान मूल हमें मिलेंगे, तो 6 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1996 में जब हरियाणा बना तो उस टाइम जिलों की संख्या कितनी थी। बच्चों सभी जानते हैं कि 1966 में जब 1 नवंबर 1966 में हमारा हरियाणा जो बना पंजाब से अलग होकर, उस टाइम जो है जब हरियाणा बना तो 7 जिले हुआ करते थे। सिर्फ कौन कौन से होते थे आपके, कौन कौन से होते थे बच्चों, रोहतक होता था। ठीक है, रोहतक जींद हिसार, महेंद्रगढ़ होता था। ठीक है बच्चों, महेंद्रगढ़ होता था, गुरुग्राम होता था, करनाल और अंबाला। ठीक है, तो ये 7 जो है डिस्ट्रिक्ट हमारे होते थे उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हरियाणा का जो है सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका जो है जारी करता है, निकालता है, तो कौन सी पत्रिका। तो बच्चों हरियाणा सूचना और जन जो है लोक संपर्क जो विभाग है वो कौन सी जो पत्रिका निकालता है, हरियाणा संवाद। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हरियाणा संवाद जो है पत्रिका, ये हमारा हरियाणा सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग द्वारा निकाली गई पत्रिका क्या नाम है, हरियाणा संवाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बच्चों ये कंप्यूटर का आ गया। ठीक है, तो निम्नलिखित कूट के निर्गत का पूर्वानुमान लगाइए, ये आपको दे रखा है और इसमें ऑप्शन जो है 12 5 4 और 24 है। तो ये आप कंप्यूटर का आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर के टीचर से। तो बच्चों ये इसके लिए स्टोरी है, तो इसमें मैं आंसर बता सकता हूँ। इसका आंसर जो है आपका 12 आएगा 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के इस स्थान पर एक 2800 मेगावाट का एक नया जो है शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा। तो बच्चों आपका कहाँ पे, रेवाड़ी, जींद, सिरसा या गोरखपुर। तो बच्चों 2800 मेगावाट का जो है एक नया जो है शक्ति जो संयंत्र जो न्यूक्लियर जो है प्लांट लगाया गया है कहाँ पे, गोरखपुर में। और गोरखपुर कहाँ पे पड़ता है, फतेहाबाद में। ठीक है, तो फतेहाबाद में आपका पड़ता है गोरखपुर। 2800 मेगावाट की बच्चों ये 4 यूनिटें यहाँ पे लगाई गई थी। ठीक है, 700 मेगावाट की, 700 700 700 700। ठीक है, तो 2800 हो गया टोटल। तो बच्चों और ये किसने लगाई थी, ये हमारे पूर्व जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो है इसका जो उद्घाटन किया था 2014 में। ठीक है, और बच्चों कुल जो है 23,500 जो है 23,500 करोड़ रुपए की लागत से ये आपका बना था। ठीक है, तो कहाँ पे है हमारा ये, गोरखपुर में है, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 49 है बच्चों, वह विकल्प चुनिए जो नेटवर्किंग में शामिल नहीं है। तो ये भी आपका क्या है, एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो नेटवर्किंग में दूरस्थ जो है डाटाबेस तक पहुंच, ये भी है, ये आपका जो एरोप्लेन्स वगैरह है उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, एरोप्लेन टिकटिंग वगैरह में। और नेक्स्ट जो है संसाधन साझा करना, उसके बाद में है शक्ति स्थानांतरण, और फोर्थ है बच्चों संप्रेषण। तो इसमें कौन सा आएगा, तो इसमें जो आपका कौन सा नहीं है पूछा है, तो शक्ति स्थानांतरण नहीं है, बाकी सभी आपके ये हैं। ठीक है, तो नेटवर्किंग में संप्रेषण भी होता है, कम्युनिकेशन, संसाधन साझा भी करते हैं, फाइल्स हैं उनका ट्रांसफर हम करते हैं बच्चों। ठीक है, और शक्ति स्थानांतरण इसमें नहीं आएगा, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। तो बच्चों हम जैसे जानते हैं कि 3 जो है 70 आर्टिकल हुआ करता था, उसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता था, लेकिन अब जो इस आर्टिकल को खत्म कर दिया गया है बच्चों। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सही उत्तर का चुनाव करना है। हरियाणा जीके का जो है क्वेश्चन है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 51 है, अंबाला में, पहला जो है 2 कथन हमें दे रखे हैं, अंबाला में हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो बिल्कुल सही है। और इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियां स्थित है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है बच्चों, चारों ओर जो है अंबाला के शिवालिक पहाड़ियां है, और यहाँ पे जो है सर्वाधिक जो हरियाणा में वर्षा होती है। तो इसमें कौन सा कथन फिर सही होगा, 1 और 2 सही है, और 2 है सेकंड जो कथन है 1 की सही व्याख्या करता है। तो बताओ बच्चों, तो यही हमारा हो जाएगा, क्योंकि जो इसके चारों ओर अंबाला की पहाड़ियां हैं। ठीक है, हमारा हिमाचल जो है उत्तर पूर्व से भी ये लगा है। ठीक है, तो आपका ये कथन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, और सेकंड 1 की सही व्याख्या यहाँ पे करता है, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय जंतु अनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ पे स्थित है बच्चों। तो ये जो है एनिमल से रिलेटेड जो है अनुवंशिकी जो संस्थान है, जब भी बच्चों ये आए तो ये आपका कहाँ पे स्थित होगा, करनाल में आएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल इंस्टीट्यूट, सबसे पहले बच्चों ये क्या था, राष्ट्रीय जंतु अनुसंधान संस्थान ब्यूरो, सबसे पहले इसकी 2 यूनिट हुआ करती थी। ठीक है, तो 2 इकाइयाँ हुआ करती थी शुरू में इसकी, और कहाँ पे होती थी ये आपकी 2 बंगलौर में होती थी। ठीक है, तो 2 इकाइयाँ कौन कौन सी थी इसकी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के नाम से, और एक दूसरी थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स के नाम से। ये 2 जो है इकाइयाँ हुआ करती थी, और ये बच्चों 21 सितंबर जो है
21 सितंबर 1800 जो है सॉरी 1984 में ये आपकी बंगलोर में 2 यूनिट हुआ करती थी इसकी, ठीक है। 1985 में फिर जाके ये करनाल में इसको ट्रांसफर किया गया, ठीक है। और बाद में फिर ये दोनों इकाइयां उनको मर्ज करके एक ही बना दिया गया, ठीक है। और फिर 1995 में इसको मर्ज किया गया किसमें, राष्ट्रीय ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, राष्ट्रीय जंतु अनुवंशिक संस्थान ब्यूरो, ठीक है, करनाल में ये आपका इसका विलय कर दिया गया। पहले दो यूनिट थी और 1995 में इसका जो है फिर विलय किया गया, ठीक है बच्चों। तो करनाल इसका आंसर आएगा, जब भी एनिमल और अनुवंशिकी से रिलेटेड आए तो करनाल। नेक्स्ट जो है सूरदास जो है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे। तो सूरदास बच्चों अकबर के समकालीन हुआ करते थे, ठीक है। 16वीं शताब्दी में जो है ये एक महान कवि होते थे, गायक भी थे सूरदास जी। और बच्चों एक अंधे व्यक्ति हुआ करते थे और भगवान जो है श्री कृष्ण की आराधना में ही उसकी भक्ति किया करते थे। और इन्होंने जो है महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है जो है कौन कौन से लिखे, इनके नाम से लिखे। सूर सागर लिखे इन्होंने, ठीक है, सूर सागर ग्रंथ लिखा, सूर सारावली लिखा इन्होंने, सूर सारावली। और उसके बाद में बच्चों इन्होंने एक इंपॉर्टेंट जो ग्रंथ वो लिखा साहित्य लहरी, ठीक है। तो साहित्य लहरी, तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट जो है ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, साहित्य लहरी भी इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन बच्चों हम देख लेते हैं, भारतीय जो है साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत, साक्ष्य का मतलब क्या है। साक्ष्य जो है जो आपका सबूत जो होते हैं, भारतीय सबूत अधिनियम या साक्ष्य अधिनियम के अंदर साक्ष्य का जो है का अर्थ क्या है। अब दो प्रकार के होते हैं, मौखिक भी होते हैं और दस्तावेज भी होते हैं। जो आपके सबूत मौखिक जो है साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों ही आएंगे इसमें, तो सी ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये अधिनियम जो है 1872 के तहत जो है आया था बच्चों, साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं, इस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में से एक जो है उपस्थित है बच्चों, बताओ। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, भिंडावास वन्य जो है जीव अभ्यारण्य है, असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य और अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो बच्चों बताओ जो भिंडावास आपका कहाँ पे पड़ता है, झज्जर में पड़ता है। तो इनमें से जो है ये भी हमारा हरियाणा में है, ये भी हरियाणा में, ये भी हरियाणा में। तो ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर होगा, दिल्ली में जो है पूछा है बच्चों, दिल्ली में रक्षित क्षेत्र ये कौन सा आपका, असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य। असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य ये दिल्ली और हमारे हरियाणा के बॉर्डर पे पड़ता है बच्चों। हमारा जो गुड़गांव है, ठीक है, और हमारा जो फरीदाबाद है ये इससे टच होता है। ये जो अरावली की जो पहाड़ियां है उनमें जो है ये आपका पड़ता है, ठीक है। गुड़गांव फरीदाबाद से ये टच होता हुआ दिल्ली में असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। दो स्टेटमेंट हमें दे रखी है, पहला जिंजी फोर्ट है वो तमिलनाडु में है, दूसरा क्या ये सही है, दूसरा अजंता एलोरा की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। तो बच्चों ये हमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इनमें कौन सी स्टेटमेंट सही है वो हमें बताना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है या दोनों ही गलत है। तो इसमें हम देख लेते हैं। तो बताओ बच्चों जिंजी फोर्ट आपका कहाँ पे पड़ता है। तो जिंजी फोर्ट जो है ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है, और तमिलनाडु में भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में, विल्लुपुरम में, ठीक है। तो तमिलनाडु में है ये जिंजी फोर्ट, और तमिलनाडु में भी कहाँ पे है, विल्लुपुरम में। तो विल्लुपुरम में पड़ता है। जो अंग्रेज हुआ करते थे बच्चों, उन्होंने जो है इसको एक नाम दिया था जिंजी फोर्ट को, जिसको पूर्व का ट्रोय कहा जाता है, ठीक है। तो अंग्रेज जो है इसको क्या कहते थे, पूर्व का ट्रोय, पूर्व का ट्रोय इसको कहा करते थे जिंजी फोर्ट को, ठीक है। तमिलनाडु में पड़ता है, लेकिन बच्चों जो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं है वो मध्य प्रदेश में नहीं है, वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद नामक डिस्ट्रिक्ट में आपकी ये पड़ती है, ठीक है। तो सेकंड जो है स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी राइट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है, स्टेटमेंट नंबर 1 केवल 1 सही है आएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। तो बच्चों उर्दू पत्रिका होती थी भारत प्रताप, तो इसका संपादक कौन है, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हम जानते हैं कि जो बाल मुकुंद गुप्त है उन्होंने भारत प्रताप जो है लिखा, और इनके जो एक मित्र हुआ करते थे जिनका नाम क्या था, इनका मित्र का नाम था दीन दयालु शर्मा, ठीक है। तो दीन दयालु शर्मा जो है इनका जो भरत प्रताप है उसका संपादन किया दीन दयालु शर्मा का, भरत प्रताप का। इन्होंने जो है भरत प्रताप बच्चों भरत प्रताप आ जाए, भरत प्रताप आ जाए या फिर भारत प्रताप आ जाए, ठीक है, या फिर जो है आपका भारत मित्र आ जाए, ठीक है, भारत मित्र। तो ये तीनों जो है ये इसके संपादक कौन है, तीनों के संपादक भारत प्रताप, भरत प्रताप आ जाए। भरत प्रताप तो इन्होंने जो अपने जो मित्र जो है दीन दयालु शर्मा के साथ जो है मिलकर संपादन किया इन्होंने, ठीक है। भारत मित्र का जो है संपादन किया और संपादक रहे, और भारत प्रताप का भी। तो जो हमारे हरियाणा के हैं बाल मुकुंद गुप्त जी, ठीक है, तो इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइंस का है, भ्रूण को जन्म देना खालिस्तान कहलाता है। तो भ्रूण को जन्म देना क्या कहलाता है बच्चों, जब भ्रूण विकसित हो जाता है और फिर जो जन्म लेता है तो क्या कहलाता है, प्रसव। तो प्रसव की क्रिया होती है जिसके कारण जो है भ्रूण को जन्म दिया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है काफी बच्चों जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रसव पीड़ा जो है होती है। और इसमें बच्चों जब ये जो होता है तो एक हार्मोन जो है रिलीज होता है, कार्टिसोल नामक हार्मोन, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, कार्टिसोल। तो कार्टिसोल नामक जो है जो हार्मोन जो होता है वो इसके सीक्रेशन के साथ जो है भ्रूण के जन्म जो भ्रूण का जब जन्म होता है तो ये सीक्रेट होता है कार्टिसोल नामक हार्मोन। और बच्चों ये स्त्रियों में होता है। और अब कई बार जो है बच्चों एक दो हार्मोन और हैं जो फीमेल से रिलेटेड है, कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन और एस्ट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चों ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। और दूसरा क्या है आपका एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन भी बोलते हैं, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। तो ये 3 हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और कोर्टिसोल हार्मोन, ये फीमेल में होते हैं, ठीक है। और इनके द्वारा जो है इन हार्मोन्स के ये जब ये स्रावित होते हैं तो इनसे जो है दूध बनता है, ठीक है।
और प्रसव पीड़ा जो है शुरू हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो कई बार आ जाता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, वो बताओ कौन सा है, मादा हार्मोन है, नर हार्मोन है, कौन सा है। ठीक है, तो ये आपका मादा हार्मोन है। ठीक है, और बच्चों टेस्टोस्टेरोन जो है वो कौन सा है, फिर वो होता है आपका नर वाला हार्मोन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 आपका, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जो समानता के अधिकार जो है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। पहला है आपका आर्टिकल नंबर 14, इसमें क्या है, इसमें कानून के समक्ष सभी समान है। ठीक है, तो क्या ये सही है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें आर्टिकल जो 14 में कानून के समक्ष सभी समान है। आर्टिकल 16 में क्या है, सार्वजनिक रोजगार में समानता, मतलब जो सार्वजनिक रोजगार है उसमें सभी को समान अवसर दिए जाने चाहिए। तो आर्टिकल जो है 16 कहता है, ये भी राइट है। 17 जो है आर्टिकल है वो अस्पृश्यता निषेध अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, तो ये भी राइट है बच्चों। तो फिर अब बचा कौन सा, तो ये आर्टिकल नंबर 19 उपाधियों का उन्मूलन, तो ये जो है बच्चों उपाधियों का जो उन्मूलन ये गलत है। आर्टिकल नंबर 18 बताता है उपाधियों का उन्मूलन के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा जो 4 गलत है इसमें, तो कौन सा जो है आपका, इसमें क्या बताना है बच्चों, कौन सा जो इसमें सही है। तो इसमें 1 2 3 जो है सही है, 4 आपका गलत है। तो 4 इसका आंसर हो जाएगा, 1 2 3 सही है और 4 इसका क्या है, गलत है। तो आर्टिकल जो 18 है वो किससे रिलेटेड है, आपका उपाधियों के उन्मूलन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम करते हैं इंपोर्टेंट मैथ का क्वेश्चन है 1 + x की रेज़ टू पावर n के विस्तारण में दूसरे, तीसरे और चौथे पदों के गुणांक समांतर श्रेणी में है, तो n का मान निकालना है हमें। ठीक है, तो इसमें बच्चों हम कैसे करेंगे, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इसमें देखो जब 1 + x की पावर n है उसको जब हम इसको बच्चों खोलते हैं तो हमारा क्या कैसे होगा, सबसे पहली टर्म को हम क्या लिखेंगे 1, दूसरी टर्म आपकी क्या होगी nc1। ठीक है, और x की रेज़ टू पावर 1, यहाँ पे x की रेज़ टू पावर क्या होता है 0 होता है। ठीक है, फिर होता है थर्ड टर्म लिखी जाती है nc2, x की रेज़ टू पावर आपकी 2 होती है। ठीक है, फिर फोर्थ टर्म आपकी nc3, x की रेज़ टू पावर आपका ये 3 हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों इस तरह चलती रहेगी, लास्ट वाली क्या हो जाएगी ncn, x की रेज़ टू पावर ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बच्चों क्या कह रहा है, देखो 1 + x की रेज़ टू पावर n के विस्तार में दूसरा, तीसरा और चौथा 4 टर्म है। ठीक है, दूसरी, तीसरी और चौथी पदों के गुणांक समांतर श्रेणी में है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ है इस समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में क्या होता है, जैसे बच्चों आपका ए बी सी डी ये समांतर श्रेणी में, तो आपका दूसरे वाले में से जब हम पहला वाला घटाते हैं और चौथे वाले से तीसरा वाला घटाते हैं तो ये आपका इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये हमारी समांतर श्रेणी में हो जाएगा। तो लेकिन इसमें हमें क्या करना है, दूसरा, तीसरा, चौथा पद है, तो इसमें दूसरा जो है इसमें गुणांतर पदों के गुणांक। अब दूसरा पद कौन सा है हमारा, nc1 है बच्चों। तीसरा कौन सा है nc2, इसमें साथ में x आएगा। दूसरा ये हो गया तीसरा बच्चों, तीसरा ये हो गया और चौथा हमारा क्या हो जाएगा nc3, x की रेज़ टू पावर 3। ठीक है, तो इसमें गुणांक है पूछा गया है, दूसरा, तीसरा और चौथा पदों के गुणांक। तो दूसरा पद का गुणांक ये आगे वाला होगा, तीसरे का ये होगा और चौथे का ये आगे वाला, मतलब nc1, nc2 और nc3 के बारे में बात करनी है बच्चों। ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। क्या है, nc1, nc2 और nc3 समांतर श्रेणी में होंगे तो कैसे होगा, सेकंड वाले में से हम फर्स्ट वाला घटाएंगे और इक्वल टू थर्ड वाले में से सेकंड वाला घटाएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्पेस करके बच्चों यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं एक बार इसको। तो हमारा क्या करना है, nc2 - nc1 इक्वल टू nc3 - nc2 था। ठीक है, तो बच्चों जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कैसे आपका ये आएगा, ये हम देख लेते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो हमारा क्या आएगा, nc2 को कैसे खोलेंगे, जैसे इसमें n का फैक्टोरियल हो गया यहाँ पे, एक मिनट को बच्चों फिर से लिखते हैं। इसमें क्या है, nc2 - nc1 इक्वल टू nc3 - nc2 था। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 तक है तो इसमें n × n - 1 तक जाएगा और नीचे 2 फैक्टोरियल हो जाएगा ये। ठीक है, और माइनस में बच्चों ये आपका n 1 तक है तो ये n ही आएगा और नीचे 1 है तो 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, n 3 तक है तो n × n - 1, फिर और माइनस जाएंगे 1 n - 2 और नीचे 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और माइनस में बच्चों ये 2 तक है n × n - 1/2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको हल करते हैं तो क्या आएगा हमारा, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो बच्चों ये हमारा फाइनली बच्चों जब हम इसको हल करेंगे ना तो ये हमारा बनेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें बनेगी n² - 2n 9n बनेगा। ठीक है, तो n² - 9n और ये आपका बनेगा +14 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बच्चों जब हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे n की 2 वैल्यू आएंगी, n की वैल्यू 7 और n की वैल्यू 2। तो 2 पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, 7 पे कर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप ये हल करना है, इसका ऐसे ही होगा तो 7 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें 2 नहीं होगा, 7 इसका आंसर होगा। इसको हल करेंगे जो स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो इसमें 7 इसका आंसर होगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, आप उसको हल करके आगे कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है महान भौगोलिक रचना भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। तो बच्चों भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब क्या है, मतलब कौन कौन से देश भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं है। म्यांमार नहीं है, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, तो ये तो आते हैं। पाकिस्तान, भारत तो है ही ऑलरेडी, बांग्लादेश, तो इसमें जो पहला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, ये नहीं है। म्यांमार नहीं है बच्चों, मालदीव जो है भारतीय उपमहाद्वीप में आता है, म्यांमार नहीं आता, मालदीव आता है, ठीक है। तो लगभग जो है 7 देश हैं वो आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। कौन कौन से देश हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसमें कौन कौन से आते हैं, तो आपका भारत तो आता ही है, ठीक है। उसके बाद में बच्चों आपका नेपाल आता है, ठीक है, भारत भी आता है, नेपाल आता है, बांग्लादेश आता है, ठीक है, बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, भूटान आता है, और मालदीव आता है, मालदीव भी आता है। उसके बाद में बच्चों आपका पाकिस्तान आता है, श्रीलंका आता है, तो ये सारे जो है आते हैं। तो 4 ही हो गए, 3 टोटल 7 जो देश हैं भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक है। तो इनमें से म्यांमार नहीं आता, मालदीव आता है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। और बच्चों कौन आते हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में, वो आते हैं जो हिंद महासागर से घिरे हुए हैं। तो जितने भी 7 बताए हैं वो हिंद महासागर से घिरे हुए हैं, भारतीय सारे उपमहाद्वीप में आते हैं, ठीक है बच्चों। तो भारत का वर्तमान विधि मंत्री कौन है। तो बच्चों ये आज प्रेजेंट में कोई और हैं, जब 2018 में ये आपका हुआ था तब रविशंकर प्रसाद जो है विधि मंत्री हुआ करते थे। तो प्रेजेंट में बच्चों हमारे कौन है विधि मंत्री, हमारे कानून मंत्री, तो ये हमारे हैं प्रेजेंट में, हमारे जो है कानून और विधि मंत्री, जो न्याय मंत्री है, कानून और न्याय मंत्री, वो कौन है, अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, अर्जुन राम मेघवाल है हमारे प्रेजेंट में विधि मंत्री है, कानून मंत्री है, न्याय मंत्री है। तो कौन है बच्चों, अर्जुन राम, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अर्जुन राम मेघवाल, ये पूरा नाम है अर्जुन राम मेघवाल, ये विधि मंत्री है हमारे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, 18 जो है मई को इसको बच्चों, अभी 2023 में इनको नियुक्त किया गया था 18 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, सोडियम प्रकाश, इसमें लैम्बडा की जो वैल्यू है 5890 एंगस्ट्रॉम हेतु वैधीकरण सीमांतों के लिए द्वि जो है छिद्र प्रयोग की 0.2 डिग्री की एक कोणीय जो चौड़ाई है, जिस तरंग दैर्घ्य के लिए जो है चौड़ाई 10% बच्चों अधिक होगी। तो इसमें बच्चों जो व्यतिकरण में सीमांतों की जो कोणीय जो चौड़ाई है उसका एक फॉर्मूला है। तो इसमें जो थीटा है वो किसके इक्वल होता है, लैम्बडा अपॉन डी के। तो यहाँ पे जो थीटा 1 अपॉन थीटा 2 हम लिख सकते हैं लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 के इक्वल, ठीक है। तो बच्चों इसमें जो थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी, इसमें जो थीटा, अगर हम थीटा, हमारा फॉर्मूला क्या होगा इसमें, थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इक्वल होगा लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2, ठीक है। तो इससे निकलेगा, इसमें थीटा जो है हमारा एंगल कितना है, तो एंगल यहाँ पे दे रखा है हमें, एंगल है हमारा 0.2 डिग्री, ठीक है। तो यहीं पे सोल्व कर लेते हैं इसको। तो इसमें फॉर्मूला बच्चों हमारा क्या होगा, थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इक्वल टू लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा, ये सही से नहीं लिखा जा रहा, थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इक्वल टू लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2, ठीक है। तो इसमें बच्चों थीटा 1 है वो हमारा क्या है, 0.2 डिग्री है, इसको 0 पीछे लगा सकते हैं। और अपॉन थीटा 2 जो है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है आपका कितना, 10% से। तो इसमें 0.20 तो था ही, ये पहले 10% इंक्रीज करेंगे, 0.10% इंक्रीज करेंगे, 10% निकालेंगे बच्चों, तो इसमें डेसिमल हटाएंगे तो ये 100 आएगा, 100 से ये जो कैंसिल हो जाएंगी, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0.02, तो ये 0.02 आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये नीचे आपका टोटल कितना हो जाएगा, 0.20, 0.02, 0.22 आ जाएगा। तो मतलब 0.20 जो है बटे 0.22 आ गया थीटा 1 अपॉन थीटा 2। तो थीटा 1 अपॉन थीटा 2 हमारा कितना आ गया, 0.20 अपॉन 0.22, ठीक है। उसके बाद में ये जो थीटा 1 अपॉन थीटा 2 किसके इक्वल था, लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 के इक्वल, ठीक है। तो इसमें जो बच्चों लैम्बडा 1 ये हमारा कितना है, 5890 है, ठीक है। तो ये किसके, लैम्बडा 1 के इक्वल 5890 और अपॉन लैम्बडा 2 की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो इसमें डेसिमल से हमारे डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से इसको काटेंगे बच्चों, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, ठीक है। तो ये समथिंग, या फिर इसको रहने तो 2 से नीचे काट लो 11 पे, और जब हम जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्बडा 2 की वैल्यू हमारी फाइनली कितनी आएगी, लैम्बडा 2 की वैल्यू आ जाएगी ये हमारी, जब हम इसको बच्चों 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 589 को, तो कितना आएगा ये हमारा 6479 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो 6479 इसमें जो होगा वो आंसर होगा, तो सी ऑप्शन इसमें आएगा, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बच्चों इसमें कर लोगे 10% इंक्रीज हो रहा है, जो चौड़ाई 0.2 डिग्री था, फिर 10% हो रहा है। तो हम किस फॉर्मूले से, थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इक्वल टू लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 से निकाल लेंगे। ये हमें 0.2 दे रखा है और ये इंक्रीज हो रहा है, इसमें 0 हम मान सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। 10% इंक्रीज होगा तो आपका 0.02 आएगा, तो ये
20/0.22 हो जाएगा। ये लैम्बडा 1 की वैल्यू बच्चों में दे रखी है 5890, लैम्बडा 2 की वैल्यू यहाँ से निकालनी थी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फिर 6479 एंगस्ट्रॉम इसका आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है 64, नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो सभी को पता है बच्चों, नीली क्रांति जो है ये आपकी मछली से रिलेटेड है। और बच्चों ये जो क्रांति की शुरुआत कब स्टार्ट की गई थी? 1970 में स्टार्ट की गई थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट की गई थी, नीली क्रांति मछलियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जो है दिए गए स्थान और समय और वायुमंडल की जो है स्थिति को क्या कहते हैं? तो बच्चों बताओ इसमें क्या कहते हैं? इसको मौसम कहा जाता है। क्या कहते हैं? मौसम। और बच्चों जब एक लंबी अवधि में जो ये सारी चीजें होती है बहुत ही लंबे टाइम पीरियड में, तो उसको फिर जलवायु कहेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा मौसम। नेक्स्ट है, इस प्रोग्राम का निर्गत क्या है? तो ये फिर से वही कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया बच्चों, आप इसको खुद कर लीजिएगा। तो ये मैं एक बार दिखा देता हूँ, एक प्रोग्राम का निर्गत क्या है। तो इसमें जो आंसर है वो ए से जो है आई तक ही आएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दो जो है ये मैथ का क्वेश्चन आ गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये 11th जो है स्टैंडर्ड से पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें बच्चों दो बटनों के विसरण के गुणांक दे रखे हैं 50 और 60, दो बटनों हैं उसके विसरण के गुणांक। इसको बच्चों हम पहले वाले को मान लेते हैं CV1, तो CV1 तो हमें दे रखा है 50, दूसरे वाला जो बटन है उसको हम मान लेते हैं CV2। ठीक है, इसको CV2 से डिनोट कर लेते हैं, इसकी जो वैल्यू दे रखी है हमें 60। फिर आगे बढ़ते हैं, अंक गणितीय माध्य, इनके माध्य दे रखे हैं, पहले वाले बटन का जो है 30, तो इसको बच्चों x1 बार मान लेते हैं, 30 दे रखा है, और x2 बार हमें कितना दे रखा है 25। तो मानक विचलन में अंतर बताना है बच्चों। तो मानक विचलन जो है जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा पहले वाले बटन का सिग्मा 1, दूसरे वाले का सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू हमें निकालनी है, इसमें इनका अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा 1 कैसे आएगा बच्चों? सिग्मा 1 आएगा आपका, सिग्मा 1 कैसे आएगा? जो आपका ये CV1 है ना, CV1 की वैल्यू किसके इक्वल होती है? ये सिग्मा 1 अपॉन x1 इंटू 100 होता है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं बच्चों, इसको हटा के इसमें हमें क्या करना है, सिग्मा 1 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, CV1 का फॉर्मूला होता है, इसमें CV1 किसके इक्वल होता है? जो आपका विसरण, ये आपका होता है सिग्मा 1 अपॉन पहला जो माध्य है ये इंटू 100। ठीक है, सिग्मा 1 हमें निकालना है। CV1 हमें कितना दे रखा है? ये CV1 50 दे रखा है, 50 रखेंगे इक्वल टू सिग्मा 1 कितना है हमारा, ये निकालना है। x1 कितना है हमारा? ये 30 है, 30 और इंटू में 100 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसमें एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये साइड में हो जाएगा, और सिग्मा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा 1 हमारा आ गया 15 आ गया। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। ऐसे सिग्मा 2 निकालना है बच्चों, सिग्मा 2 कैसे निकालेंगे? CV2 से। CV2 क्या होता है आपका? विसरण, बटन नंबर सेकंड में, इसमें जो ये इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 60, और इसमें वही है बच्चों 2 है, तो सिग्मा 2 अपॉन x2 बार इंटू 100 हो जाएगा। इसमें CV2 60 दे रखा है, सिग्मा 2 निकालना है, और x2 कितना है हमारा 25 इंटू 100, 25 चौका 100, 4 से ये आ जाएगा आपका 15। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों ही निकाले हैं बच्चों, दोनों ही विचलन है। विचलन में अंतर, सिग्मा 1 भी हमारा कितना आया 15 आया, सिग्मा 2 भी कितना आया 15। तो इनमें डिफरेंस पूछा है, उनके मानक विचलन, विचलन इनमें जो है मानक विचलन में डिफरेंस पूछा है, तो ये कितना आ जाएगा 15 में से 15 गया 0। तो इस प्रकार से बच्चों हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ये बेसिक आइडिया मैंने बता दिया है, तो इसका आंसर होगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जो है ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है। तो ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सी उत्तरदायी है फ्रॉम आपकी? ये हरियाणा ऊर्जा उत्पादन से रिलेटेड है, तो उत्पादन नहीं आएगा, तो इसमें एक में ही उत्पादन है, तो ये हो जाएगा हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। किससे रिलेटेड है भाई? हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, खालिस्तान हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी रहे और जो बाद में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री भी बने। तो बच्चों इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन से जो है ऐसे मुख्यमंत्री जो स्वतंत्रता सेनानी रहे और बाद में मुख्यमंत्री बने। तो मनोहर लाल खट्टर जी नहीं है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ठीक है, देवीलाल भी नहीं है, तो कौन आएगा बच्चों इसमें? बंसीलाल। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है, बंसीलाल इसका आंसर आएगा। तो बंसीलाल है वो स्वतंत्रता सेनानी रहे और बाद में मुख्यमंत्री बने, और बच्चों 4 बार जो है हरियाणा के जो है मुख्यमंत्री बने हैं ये। और ये हरियाणा के जो है मुख्यमंत्री कितने बार बने हैं बच्चों? 4 बार। और ये कौन से मुख्यमंत्री थे? पहले जो आपके पंडित भगवत दयाल शर्मा थे, दूसरे जो है राव वीरेंद्र सिंह जो है जो वे हैं गैर कांग्रेसी जो है मुख्यमंत्री बने, तीसरे जो है मुख्यमंत्री हमारे बनते हैं पंडित ये जो बंसीलाल। ठीक है, बंसीलाल। और बच्चों सबसे पहले जो है कब बनते हैं? सबसे पहले ये बनते हैं 1968 में। फिर 4 साल में बच्चों, 4 साल के गैप पे फिर 1972 में बनते हैं। फिर 4 से 14 साल इसमें ऐड कर देंगे बच्चों, 1986 में बनेंगे। फिर 14 में से ये 4 घटा दो 10 साल और ऐड कर दो इसमें 1996 में। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर बच्चों 4 बार जो है ये क्या बनते हैं? मुख्यमंत्री बनते हैं हरियाणा के बंसीलाल जी। तीसरे जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री होते हैं जो क्या थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, और इन्होंने एक वरिष्ठ जो है कांग्रेस नेता के रूप में भी काम किया था। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 70 का, जब संख्या 517, 325, 639, 841 और 792 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो प्रत्येक संख्या में अंकों का क्रम पलटने के बाद शीर्ष से तीसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा? तो बच्चों जब हम इनका जो क्रम पलटते हैं, जैसे 517 ऐसा क्रम पलटो आप, 715 आएगा, इसका कितना आएगा? 5 2 3 आएगा, 639 का क्या आएगा? 936 आएगा, 843148 आएगा, और इसमें 297 आ गया। अब इसको बच्चों हमें अवरोही क्रम में अरेंज करना है, तो सबसे बड़े से छोटे तो सबसे बड़ा क्या है इसमें? 936 है, फिर क्या है
फिर उसके बाद में 715 है, फिर उसके बाद में क्या है 523 है, फिर उसके बाद में 297 है, फिर 148। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अंकों का क्रम पलटने के बाद सिर से तीसरी संख्या, तो ऊपर से तीसरी संख्या कौन सी है, तो तीसरी संख्या हमारी 523 है। तो इसका जो है क्रम पलटने के बाद में तीसरी संख्या हमारी क्या होगी, तो 523 है, इसका क्रम पलटे तो बच्चों क्या होगा 325, और इसका जो अंतिम अंक पूछा है तो अंतिम अंक क्या आएगा इसका 5। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें करना था, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, साहीवाल। साहीवाल की एक किस्म है चिंकारा, बाघ, मगरमच्छ, गाय, किसकी किस्म है, साहीवाल। तो जो साहीवाल है एक जो है गाय की किस्म है, हरियाणा की जो फेमस जो है गाय होती है साहीवाल जो है नाम से, साहीवाल मवेशियों की जो है एक गाय की नस्ल होती है। और बच्चों साहीवाल जो है इसका नाम कहाँ से पड़ा था, तो ये पाकिस्तान से पड़ा था, क्योंकि पाकिस्तान में मोंटगोमरी जो है नामक जो बच्चों जिला है ना, पाकिस्तान में कौन सा जिला, मोंटगोमरी नामक जिला है, मोंटगोमरी। तो मोंटगोमरी नामक जो जिला है पाकिस्तान में, वहाँ पे साहीवाल क्षेत्र होता था, साहीवाल। तो इस क्षेत्र से ही जो है इस गाय का नाम पड़ा है साहीवाल। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा दूध देती है बच्चों सभी गायों में से साहीवाल, इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका फिर से कंप्यूटर का आ गया। तो बच्चों 10 नंबर की लगभग जो है आपकी कंप्यूटर आती है हरियाणा जिले में, तो आप हरियाणा पुलिस में, तो आप ये करना। तो इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है फंक्शन या विधि पाइथन में कंस्ट्रक्ट की भांति कार्य करती है। पाइथन में कंस्ट्रक्ट की भांति कार्य करती है बच्चों आपकी, कौन सा, सेकंड ऑप्शन आएगा INIT, इनिट, ये आपका करता है एक कंस्ट्रक्शन की भांति पाइथन लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उन 5 गांव में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहता था। तो बच्चों बताओ, जो दुर्योधन से युधिष्ठिर मांगना चाहता था, जो आपके जो पांडव होते थे उन्होंने कौरवों से जो है 5 बच्चों गांव मांगे थे। ठीक है, युद्ध के लिए 5 जो है गांव मांगे थे, तो उन 5 गांव में से इनमें से कौन सा है, पलवल है, मेवात है, करनाल है, सोनीपत। तो आंसर आएगा बच्चों सोनीपत, सोनप्रस्थ जो है उस टाइम में कहा जाता था। तो बच्चों 5 जो है गांव कौन कौन से थे जो आपके पांडवों ने कौरवों से मांगे थे, 5 गांवों के नाम बताओ। तो सबसे पहले आपका कौन से था, सोनप्रस्थ, जिसको हम आज के टाइम में सोनीपत कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपका पानीपत था, जिसको हम कहते थे पनप्रस्थ, पानप्रस्थ या पनप्रस्थ। ठीक है, तीसरा जो है बच्चों आपका इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली वाला एरिया होगा, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, और चौथा बच्चों आपका तिलप्रस्थ, तिलप्रस्थ, जो तिलपत वाला एरिया होगा, तिलप्रस्थ। और एक आपका था व्याघ्रप्रस्थ, क्या था, व्याघ्रप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ, जिसको हम क्या कहते हैं, बागपत। व्याघ्रप्रस्थ को क्या कहा जाता है, बागपत। तो ये 5 जो है गांव जो है मांगे थे युधिष्ठिर ने दुर्योधन से, तो ये इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है का खंडन है। तो इसमें इसका खंडन बताना है, मतलब इसका विरोधाभास जो है कौन सा ऑप्शन करते हैं, सभी त्रिभुज समबाहु नहीं है, सभी समबाहु त्रिभुज त्रिभुज नहीं है, एक त्रिभुज ऐसा है जो समबाहु त्रिभुज नहीं है सभी। तो खंडन का मतलब खंडन बच्चों को करेगा जो बिल्कुल उल्टा चलेगा। ठीक है, कोई भी सेंटेंस का उल्टा जो होता है वो खंडन नहीं करेगा। जैसे सभी त्रिभुज समबाहु है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसका उल्टा क्या होगा, सभी त्रिभुज समबाहु नहीं है। ठीक है, तो इसका खंडन कौन सा करेगा, यही करेगा, मतलब अपोजिशन अपोज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75, एक वर्ग से एक ऑब्जेक्ट बनाना क्या कहलाता है। तो ये भी बच्चों किसका क्वेश्चन है, आपका कंप्यूटर का। तो इंस्टेंसिएशन कहलाता है, क्या कहलाता है, एक वर्ग से एक ऑब्जेक्ट बनाना इंस्टेंसिएशन कहलाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 2 की रेज़ टू पावर 2n - 1, n जो है बिलोंग टू नेचुरल नंबर, किससे विभाजित है। तो इसमें बच्चों जब हम n की वैल्यू तो 4 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों जब हम देखो n की वैल्यू 1 2 3, नेचुरल नंबर कोई भी ले लो 1 2 3, जैसे हम लेते तो 1 लेते हैं, तो 2n की जगह हम यहाँ पे 1 रखते हैं, -1। तो 2 की 2 1 2, तो 2 की रेज़ टू पावर 2 कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया, 4 - 1 कितना आ गया, 3। तो 3 किससे विभाजित है, तो 3 तो इनमें से तो 3 से ही विभाजित है। चलो हम n की वैल्यू बच्चों 2 रख के देखते हैं। तो 2 n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखा हमने, 2 रखा -1, 2 की रेज़ टू पावर 2 2 जा 4 -1, 2 की रेज़ टू पावर 4 कितना हो गया बच्चों, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 - 1 कितना हो गया, 15, 15 भी किससे डिविजिबल है, इनमें से 3 से। तो इसका मतलब 2 हमने चेक करके देख लिए, दोनों में से 3 जो है हमारा आ रहा है, तो 3 इज द राइट आंसर। तो ये जो टर्म है वो 3 से डिविजिबल आपकी हो जाएगी, 3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 67 हम करते हैं, मोहम्मद गजनी या गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था। तो बच्चों थानेसर पर जो आक्रमण किया था 1014 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने किया था, और थानेसर में चक्कर स्वामीन की जो है मूर्ति जो है आपकी, चक्कर स्वामीन, ठीक है, तो चक्कर स्वामी की जो मूर्ति है उसको लूट के उसको तोड़ दी थी, उसका खंडन कर दिया था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी, ठीक है, मूर्ति भंजक था, ये मूर्ति तोड़ता था। तो 1014 ईस्वी में, और बच्चों इसने 1000 जो है इसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक कुल भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। और उन आक्रमण में से हमारे जो हरियाणा पर जो है थानेसर नामक जो स्थान जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है बच्चों, वहाँ पे 1014 में अटैक किया था मोहम्मद गजनवी ने। ठीक है, और यहाँ पर चक्कर स्वामी की मूर्ति जो श्री कृष्ण जी की मूर्ति हुआ करती थी उसको इन्होंने खंडित कर दिया था, तोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इस पंचकुला के लेखक ने 2017 का प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य जो है अकादमी पुरस्कार जीता। 2017 का जो है बच्चों ये पंचकुला के रहने वाले हैं हमारे हरियाणा के, और इन्होंने प्रतिष्ठित केंद्र जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। तो कौन है इसमें से बताओ, नक्षत्र, तो अलग ही नाम है बच्चों, मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा या रमेश कुंतल मेघ। तो बच्चों हमारे रमेश कुंतल मेघ है, उन्होंने जो पंचकुला के हैं 2017 का इन्होंने केंद्र साहित्य जो है अकादमी पुरस्कार जीता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस महिला ने यूपीएससी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया और उसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में ब्रांड एम्बेसडर जो है इसको नियुक्त किया गया। तो हरियाणा में जो है बच्चों ये तो हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था इनको, और ये कौन है आपकी अन्नू कुमारी जो है इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों ये कहाँ से हैं? सोनीपत जिले से हैं। 2018 में इनको सोनीपत जिले, अब जो सोनीपत जिले की भी है बच्चों ब्रांड एम्बेसडर, और इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था अन्नू कुमारी को। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग हमें बताना है। अब बच्चों 0 से 50 के बीच में आधी विषम होती है और आधी सम, तो 25 से विषम होती है और 25 ही हमारी क्या होती है? सम। ठीक है, तो n की टोटल n जो विषम संख्या कितनी होगी? टोटल हमारी 25 होगी, तो सम निकालना है। तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? SN होता है। SN बराबर क्या होता है? n/2 × 2a + n-1 × d। ठीक है, या फिर बच्चों एक डायरेक्ट जो फॉर्मूला हम लिख सकते हैं सम निकालने का क्या हो जाएगा? SN बराबर n/2 × a प्लस लास्ट पद। ठीक है, a + l। तो इसमें जो है विषम संख्या क्या होंगी हमारी? 1 होंगी, 3 होंगी, 5 होंगी, इस प्रकार से होंगी, और लास्ट वाली विषम संख्या हमारी 49 होगी। सम निकालने का टोटल 25 जो है सम थी, 25 विषम, तो n की जगह क्या रखेंगे हम? 25/2, और फिर ये इंटू 1 कितना है? 1 है, और लास्ट पद कितना है? 49। तो बच्चों 49 1 कितना होगा? 50। तो 25, तो इसको सोल्व करेंगे 25/2 × 50, 25/2 × 50, 2 से इसको काटेंगे 25 पे, 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 625 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इसको कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक व्यक्ति जो है 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम हल कर लेते हैं। तो बच्चों हमें पता है कि ये जो है इस तरफ पूर्व होता है, ये पूर्व की डायरेक्शन, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, और इधर जो है लेफ्ट में आपका पश्चिम होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्शंस तो आपको पता ही होगी, इन्हीं डायरेक्शंस का यूज करके हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। एक व्यक्ति जो है 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो यहाँ से जो है उसने स्टार्ट किया, 5 किलोमीटर ही पूर्व की ओर चला, फिर वो दक्षिण जो है पश्चिम में चलता है। बच्चों यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम कैसे पड़ेगा? तो आप ऐसे कर लो, ऐसे करके देखो, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर पश्चिम है, तो दक्षिण यहाँ से लेकर यहाँ तक वो आ गया। तो अब दक्षिण पश्चिम दिशा ये होगी ना आपकी बच्चों, तो इधर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह उत्तर पश्चिम में 5 किलोमीटर पर, तो यहाँ पहुंच गए, यहाँ पे फिर से ऐसे बना लो। तो उत्तर पश्चिम कहाँ पे है? उत्तर इधर है, पश्चिम यहाँ है, तो उत्तर पश्चिम यहाँ हो जाएगा। फिर उत्तर पश्चिम में ऐसे, मतलब पहले 5 ऐसे चलता है, फिर ऐसे चलता है, फिर अब ये ऐसा चलता है उत्तर पश्चिम। तो मान लो यहाँ पे पहुंच गया। तो क्या बताना है? वह बिंदु जहाँ से उसने आरंभ किया था वह कहाँ पे है? तो बच्चों ये कहाँ पे है? देखो इसकी पोजीशन है यहाँ से, यहाँ ये कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में है, यहाँ से पश्चिम दिशा, पश्चिम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता अधिनियम। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होते ही भारत तुरंत खालिस्तान क्या बन गया था? तो बच्चों जैसे ही स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हमारा पारित हुआ था, भारत एक डोमिनियन जो है राज्य बन गया था। भारत क्या बन गया था? एक डोमिनियन राज्य बन गया था। ठीक है, और बच्चों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 है वो यूनाइटेड किंगडम जो यूके जिसको हम कहते हैं, मतलब जो इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा ये पारित किया गया था। ठीक है, और इसमें बच्चों, और ये कब पारित किया गया था? ये जो आपका जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है स्वीकृत किया गया था। ठीक है, और फिर बाद में बच्चों 15 अगस्त 1947 को ना, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था, और भारत 2 राज्यों में, मतलब भारत 2 अलग देशों में, पाकिस्तान और भारत में बट गया था। ठीक है, तो जब ये अधिनियम पारित हुआ तो भारत एक डोमिनियन जो है राज्य था। ठीक है, तो बन गया था, तो इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, शीत युद्ध के बारे में है, ये हम देख लेते हैं। तो जो शीत युद्ध है उसके संबंध में हमें बताना है, तो यह एक आदर्शवादी युद्ध था। ठीक है, ये हमें बताना है। दूसरा, यूएसएसआर और अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल थे इसमें। तीसरा, यह सोवियत यूनियन और यूएसएस के गुटों के बीच प्रतिस्पर्धा है। चौथा, यह विश्व में प्रेरित हथियारों की जो है आपकी दौड़ है। इसमें आंसर होगा बच्चों ये यूएसएसआर और अमेरिका जो है युद्ध में जो है, यूएसएसआर क्या है बच्चों? यूएसएसआर रूस को कहते हैं, रशिया। ठीक है, तो रूस को कहा जाता है आपका यूएसएसआर, सोवियत जो है संघ जिसको कहा जाता है, और अमेरिका, ये दोनों है सीधे जो है शामिल हुआ करते थे। ठीक है, तो इसमें बच्चों इन दोनों के बीच में जो है ना, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ उसके बाद में इन दोनों के बीच में तनाव जो है रहता था, तनाव की स्थिति। ठीक है, मतलब युद्ध नहीं करते थे लेकिन तनाव बना रहता था, तो इसी को ही कहा जाता है शीत युद्ध, कोल्ड वार इसको कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो सोवियत जो यूनियन थे और उसके जो मित्र जो देश थे उसको ईस्टर्न ब्लॉक कहा जाता था, और जो यूनाइटेड जो स्टेट है और उसके मित्र देश है उसको वेस्टर्न ब्लॉक जो है कहा जाता था। तो इनके बीच में तनाव रहता था। ठीक है, और इसी को ही कोल्ड युद्ध या शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसको शीत युद्ध को छद्म युद्ध भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये आएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 84। लोकसभा जो है चुनाव लड़ने के लिए किसी को न्यूनतम खालिस्तान आयु प्राप्त करनी चाहिए। तो बच्चों लोकसभा जो है चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम जो है आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 22, 24, 25। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 जो है, प्रधानमंत्री जो लोकसभा का सदस्य होता है तो 25 वर्ष प्रधानमंत्री या लोकसभा का सदस्य जो है बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। तो बच्चों राज्यसभा का जो है न्यूनतम जो है क्या होनी चाहिए? राज्यसभा आए तो आपका आ जाएगा 30 वर्ष जो है राज्यसभा का न्यूनतम सदस्य बनने के लिए उम्र होनी चाहिए। और ये बच्चों आर्टिकल नंबर 84 के तहत है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 84 के तहत लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, और राज्यसभा के जो है सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सी आंसर आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं बच्चों। अब ये मैथ का क्वेश्चन है बच्चों। n जो है मानो कि एक समुच्चय एक साइड दे रखा है x1 x2 अप टू xn का मानक विचलन
मतलब x1 x2 अप टू xn इनका मानक विचलन क्या है, सिग्मा है। और x1 प्लस के x2 प्लस के अप टू xn प्लस के मतलब हर में जो है हर टर्म में के जोड़कर उसका मानक विचलन पूछ लिया। बच्चों मानक जो विचलन है ना, उस जो मतलब कोई भी जो समुच्चय है उसका मानक विचलन, अगर उसमें कोई भी टर्म ऐड करें या फिर हम घटाएं तो मानक विचलन हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। पहले मानक विचलन सिग्मा था, के जो है प्लस करने के बाद में या चाहे माइनस कर दो के तब भी क्या रहेगा, आपका सिग्मा ही रहेगा। ठीक है, तो मानक विचलन है उस पर कोई जो प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सेम रहता है। नेक्स्ट 86 क्वेश्चन है, खालिस्तान एंजाइम ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरित करता है। बायोलॉजी का क्वेश्चन बच्चों, जो आपका ग्लूकोज है, ठीक है, तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या होता है बच्चों, C6H12O6 आपका होता है। तो ग्लूकोज को कौन सा एंजाइम है वो इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल में जो है कन्वर्ट करता है। तो एथेनॉल क्या होता है बच्चों, C2H5OH एथेनॉल होता है, प्लस में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है भी निकलती है, 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ये बैलेंस हो जाएगा। कौन सा एंजाइम करता है, तो जाइमेज एंजाइम है वो कन्वर्ट करता है आपका ग्लूकोज को किसमें, एथेनॉल में। ठीक है बच्चों, तो इथाइल अल्कोहल बोल दो और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है आपका जाइमेज एंजाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और बच्चों ये बायोलॉजी की जो क्लास हुई थी आपकी उसमें मैंने करवाया था, और देखो ये हरियाणा पुलिस में भी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, इसमें बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। टेंजेंट 1 डिग्री सारे मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, डॉट डॉट, टेंजेंट 2 डिग्री, टेंजेंट 3 और अप टू 89 तक ये सारे लिख रखे हैं। बच्चों यहाँ पे देखो, जब हम टेंजेंट 1 डिग्री और टेंजेंट आपका 89 डिग्री को दोनों पास पास सोल्व करते हैं, ठीक है, टेंजेंट 1 डिग्री टेंजेंट 89 डिग्री, तो देखो इसकी वैल्यू क्या आती है, टेंजेंट 1 डिग्री टेंजेंट 89 डिग्री, तो इसको सोल्व करते हैं तो आपका क्या बनेगा, टेंजेंट 1 डिग्री इंटू टेंजेंट 89 को क्या लिख सकते हैं, 90 में से 1 कर देंगे तो 89 ही आएगा। और बच्चों ये टेंजेंट 90 डिग्री माइनस ये क्या बन गया, माइनस थीटा बोलेंगे इसको, थीटा पढ़ेंगे तो कोट थीटा आ जाएगा, कोट 1 डिग्री आ जाएगा बच्चों। तो टेंजेंट 1 डिग्री और कोट 1 डिग्री, कोट 1 डिग्री आपस में क्या हो जाते हैं बच्चों, कैंसिल, क्योंकि टेंजेंट का उल्टा क्या होता है, कोट, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बच्चों इस प्रकार से जब ये हम सोल्व करेंगे 1 का 89 से करेंगे तो ये 1 आएगा, 2 का हम किससे करेंगे 88 से करेंगे तो वो भी 1 आएगा। इस प्रकार 1 1 1 1 ये बार बार मल्टीप्लाई होगा, इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का 88, इसको कैसे हल करेंगे। तो इसमें बच्चों साइन जो है थीटा कोसिकेंट थीटा 2 के बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बताना है। अब देखो बोथ साइड जब हम इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, दोनों साइड जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जैसे इधर भी हमने स्क्वायर किया और इधर भी हमने स्क्वायर किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा आ जाएगा आपका ये। ठीक है, तो बच्चों हमें साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है, तो ये तो देखो आपका है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। और इक्वल टू में ये तो हमने खोल दिया, इक्वल टू हमारा आगे आएगा 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4, तो इसकी वैल्यू बतानी। तो बच्चों देखो कोसिकेंट का उल्टा क्या होता है, ये इसको चेंज करके हम 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, 2 आपका ये प्लस है ना, ये इधर ओके, 4 इधर था, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम इसमें स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड तो इसमें आपका बच्चों आंसर फाइनली क्या निकल के आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हमारे जीके के सारे ये हो चुके हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज के हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट जो फॉर्म ऑफ द वर्ब, व्हाट इज दैट नॉइज, मतलब वो नॉइज क्या है बच्चों, व्हाट इज, तो इसमें देखो प्रेजेंट इंडेफिनिटिव टेंस, प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट में आना चाहिए, पास्ट में इसका कोई मतलब ही नहीं है तो ऑलरेडी हट जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या आएगा, व्हाट इज दैट नॉइज और व्हाट इज हैपनिंग, तो इसका आंसर क्या जाएगा, पहला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें क्या कह रहा है कि यस्टरडे इवनिंग द फोन जो है खालिस्तान, इसमें रिंग जो वर्ब है तो कौन सी बन जाएगी, 3 टाइम्स एंड व्हाइल वी वर हैविंग डिनर। बच्चों जब हम डिनर ले रहे थे तो इसमें जो पास्ट में है सारा टेंस एंड पास्ट में है तो इसमें तो हैज रंग तो आएगा ही नहीं, ठीक है, बाकी इनमें से आएगा। तो इसमें पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिटिव में यस्टरडे आ गया तो हम ऑलरेडी बच्चों, और जब भी बस यस्टरडे आ गया ये लास्ट आ जाए तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है अप्लाई करते हो, तो रिंग की सेकंड फॉर्म क्या आएगा, रिंग रैंग रंग, तो इसमें रैंग आएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यस्टरडे इवनिंग द फोन रैंग 3 टाइम्स व्हाइल वी वर हैविंग डिनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आई जो है वहाँ सोक्ड, सोक्ड जो है के साथ इसमें प्रीपोजिशन आपको भरनी है, सोक्ड के साथ हमेशा एट जो है प्रीपोजिशन आती है, सोक्ड एट, आई वाज सोक्ड एट व्हाट आई सा, आई जो है वुड नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट बिफोर, तो इसमें एट आएगा बच्चों। और ऑप्शंस आपके क्या दे रखे हैं वो देख लेते हैं, फॉर एट, ऑन विद, तो इसमें एट आ जाएगा। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड पीपल हु आर क्रूअल जो है टू एनिमल्स, क्रूअल के साथ जो प्रीपोजिशन आपकी आती है टू, क्रूअल टू एनिमल्स, टू इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पार्ट ऑफ स्पीच जो है बताना है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, इसमें कंजक्शन है अल्लाह सीज नो मोर, इसमें जो बच्चों जब भी आपका ये जो चिन्ह आ जाता है, ठीक है बच्चों, वो इंटरसेक्शन जो चिन्ह होते हैं आपके विषमयादी बोधक इसको बोलते हैं, इंटरसेक्शन आ जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही ट्रीटेड इट इन ए लाइट हार्टेड जो है मैनर, लाइट यहाँ पे क्या है, तो लाइट कंजक्शन वर्ब एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, तो लाइट क्या होता है बच्चों, हल्का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, हिंदी का क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही आसान है बच्चों, हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन। इनमें से क्रिया विशेषण आपको बतानी है, क्रिया विशेषण वो होती है जो क्रिया की भी विशेषता बताती है, उसको क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो इसमें लड़का है ये संज्ञा है, चालाक हो गया, हम हो गया, ठीक है, ये सर्वनाम है, धीरे धीरे, तो मतलब धीरे धीरे, धीरे की भी जो है धीरे क्रिया है, धीरे धीरे, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, धीरे की भी जो है विशेषता बता रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण, पहला आंसर आ जाएगा। यात्रियों के समूह को क्या कहा जाता है, यात्रियों के समूह को कहा जाता है काफिला।
ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 3। लड़की जाती है, यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल में बताना है। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है बच्चों? भूतकाल में कोई एक्शन जो है वो चल रहा था लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, उसको कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। तो इसमें बताओ, लड़की गई तो ये तो हो चुका, लड़की गई थी ये भी हो चुका, लड़की जाएगी ये होगा, ये भविष्य में, तो एक ही बचा, लड़की जा रही थी, जा तो रही थी लेकिन वो पूरी मतलब गई नहीं थी, तो ये अपूर्ण हो गया, अपूर्ण भूतकाल, तो पहला जाएगा आंसर। नेक्स्ट, जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो, बच्चों जो इच्छा जो है जानने की इच्छा रखता है वो जिज्ञासु होता है, तो इसका सेकंड आ जाएगा। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दांतों तले जब उंगली कब दबाते हैं बच्चों? जब आश्चर्य होते हैं, हम सरप्राइज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बच्चों ये 100 क्वेश्चन है आपका लास्ट। हम आंखों से देखते हैं, इस वाक्य में आंखों से कौन सा कारक है? तो बच्चों इसमें कौन सी विभक्ति आ रही है? कर्ता नहीं, कर्म को कर्ण से आ जाएगा, तो कर्ण कारक इसमें आ जाएगा, तो आंखों से, तो ये आपका कर्ण कारक हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा टेस्ट था हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल का। आपको ये जो है टेस्ट सीरीज जो है कैसी लगी बच्चों? इस प्रकार से जितने जब तक आपके एग्जाम नहीं होते तब तक हम जो है टेस्ट करेंगे बच्चों, 25 से लेकर 30 तक जो है हम टेस्ट कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें सारे हरियाणा कांस्टेबल के और हरियाणा एसआई पुलिस के फीमेल जो कांस्टेबल के सभी जो है बच्चों हम करेंगे, और भी जो है इंपॉर्टेंट जो हम सारे यहाँ पे टेस्ट पेपर करेंगे। तो आज की सीरीज बच्चों आपको ये कैसी लगी? अगर आपको जो है ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगी, आप ये चाहते हो कि और जो है ऐसी टेस्ट सीरीज आप बनाएं, तो बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर।